Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the current affairs from 18th of October to 31st of October. So I know कि इस बार वीडियो में थोड़ी डिले हो गई क्योंकि आपको ही पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा था, है ना, दिवाली छठ सब था, तो इसके वजह से थोड़ा वीडियो में डिले हो गया। तो इसलिए हमने सोचा कि जो आपका 18 से 31 अक्टूबर का जो न्यूज़ है आपको एक ही सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिले, बट आप अब वापस से लग जाओ, सारे फेस्टिव सीजन खत्म हो गए। अब डायरेक्ट आपका जो फेस्टिवल होना चाहिए वो आपका नेक्स्ट सीएपीएफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, राइट। तो देखो आज के वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। बाकी एज यूजुअल आपको पता है कि हमें कैसे पढ़ना होता है, एक्टिव रिकॉलिंग करना होता है, चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है वो स्कीम्स एंड गवर्नमेंट्स है, ठीक है। तो पहला न्यूज़ देखो, विमेन फॉर्म 49% ऑफ टोटल हॉस्पिटल एडमिशन विथ आयुष्मान भारत। तो आपको पता है कि आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हेल्थ केयर स्कीम है, ठीक है। काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम भी रहा है। तो इसका एक अच्छा साइन देखने को मिला है कि 49% जो इस स्कीम की बेनिफिशियरीज है, मतलब जो भी हॉस्पिटल्स में जो एडमिशन ले रही हैं वो विमेन पाई गई हैं, है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन है क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब कोई भी स्कीम्स लॉन्च करती है, खासकर वो हेल्थ का हो या न्यूट्रिशन का हो, तो वो टारगेट होता है विमेन के लिए, ठीक है, विमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए। तो अगर विमेन एंड चिल्ड्रेन अगर इसका लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, मीन्स दीज स्कीम्स आर डूइंग गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें रिलेट कर लेनी है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लो। तो सबसे पहले तो जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपके कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉन्च 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है द AVPMJ लॉन्च्ड इन 2018 इज अमंग द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड एमिंग टू प्रोवाइड अ हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख फॉर अ फैमिली एवरी ईयर। तो इसका प्रोविजन क्या है कि हर एक फैमिली को 5 लाख आपको इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा इन अ ईयर, ठीक है। तो ये आपका आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का जो ऑब्जेक्टिव था। देन रिसेंटली ओडिशा एंड दिल्ली वर ऑनबोर्डेड फॉर द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अब ओडिशा और दिल्ली भी जुड़ गए क्योंकि आपको पता है कि पहले दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया था कि जो पीएम जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट वो स्कीम को इंप्लीमेंट करे अपने स्टेट में, है ना, क्योंकि भाई उनके पास अपना खुद का पावर है। जैसे अभी आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूटीज ने इसको इंप्लीमेंट करा दिया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहां से भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट है जिसने आपके आयुष्मान भारत जो योजना है उसको इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो उसका आपका क्या होगा आंसर? कोलकाता, क्योंकि आपको पता है कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में किसी गवर्नमेंट है आपकी तृणमूल कांग्रेस की, है ना, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक चीज़ ऐड ऑन किया गया, बाकी ये सब पैसा वैसा एलोकेट कितना किया गया ये तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। और ये जो आपका 49% वाला डेटा है ये किस बेसिस पे बताया जा रहा है? तो जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो आपकी रिपोर्ट निकालती है ना 2024-25 में जो रिपोर्ट निकाली है, वहाँ से ये डेटा लिया गया है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और ऐड ऑन किया गया है कि इन अक्टूबर 2024 द स्कीम इंक्लूडेड ऑल सिटीजन्स एज 70 एंड अबव इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इस स्कीम में आपके 70 और 70 से ऊपर उम्र वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, और इसमें कोई भी इनकम स्टेटस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं लाया गया। मतलब देखो 70 से नीचे वालों पे तो कुछ क्राइटेरिया लग रही है, राइट, लेकिन 70 से ऊपर वालों पे कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला स्कीम कह सकते हो आप, राइट। उसका देखते हैं आगे। नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड डीपी वर्ल्ड लॉन्च वी राइज इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो देखो ये भी एक काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप है टू एम्पावर विमेन, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जब भी आपका क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है विमेन एक अच्छा थीम है पेपर 2 के लिए भी। तो वहाँ पे जब विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या टॉपिक आता है जिस पे आपको ऐसे लिखना होता है, तो आप ये सारे एग्जाम्पल को ना मेंशन कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं विमेन जो आपकी शेड्यूल कास्ट की विमेन थी उनके लिए काइंड ऑफ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का प्रोविजन था उसमें, है ना। तो अभी नीति आयोग ने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलके ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इस प्लेटफॉर्म में क्या करेंगे बेसिकली कि ये आपके जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो कि कुछ अपना शुरू कर चुकी है स्टार्टअप वगैरह, या मान के चलो किसी एमएसएमई को उन्होंने बना दिया है, तो अब उनको ये मेंटर करेंगे कि कैसे वो अपना जो एमएसएमई है या जो अपना बिजनेस है उसको स्केल अप करे ग्लोबली, समझ आया। तो जैसे बहुत बार ये होता है ना कि अच्छी आइडियाज़ होती हैं, ठीक है, अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ मेंटरिंग गाइडेंस और लैक ऑफ फंडिंग वो क्या करते हैं कि स्केल नहीं कर पाते खुद को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोकलाइज ही रह जाते हैं, राइट।
तो इस जो प्लेटफॉर्म का पर्पस, मेन पर्पस यही है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब 100 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को चूज़ किया जाएगा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो अच्छा कर रही है ऑलरेडी, लेकिन उनको स्केल करने में गाइडेंस किया जाएगा कि कैसे वो ग्लोबली अपना प्रेजेंस बना सकें, कैसे वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। समझ आया इसका? तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि डायरेक्टली पूछ लेंगे कि वी राइज जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नाम भी याद रख लेना, वी राइज। तो वी राइज प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। और किसके साथ मिलकर किया है? डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर किया है। समझ आया? अब न्यूज़ देख लेते हैं, इसमें कुछ कुछ और प्रोविजन अगर छूट गया हो तो, राइट। सो नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड डीपी वर्ल्ड टुडे अनाउंस अ जॉइंट इनिशिएटिव वी राइज विमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस। तो ये देखो, वी राइज का जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी पूछ सकते हैं वी राइज का फुल फॉर्म। तो वी से विमेन एंटरप्रेन्योर री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। तो राइज का फुल फॉर्म ये हो गया, री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। तो ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि इसीलिए इसको बोल्ड में भी करके रखा गया है। सो दिस प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ WEP अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव एम्स टू हेल्प विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया टू स्केल देयर बिजनेस ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, मेंटरशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Under this 8-year program, women led micro, small and medium enterprises MSMEs across India with high growth potential, जिसमें growth potential है। ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम women को किया जाएगा, मतलब जिसने अच्छा एक ऑलरेडी बिजनेस सेटअप कर रखा है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको मेंटरिंग प्रोवाइड किया जाएगा यूजिंग इट्स ग्लोबल लॉजिस्टिक। तो जो डीपी वर्ल्ड का और WEP का जो ग्लोबल लॉजिस्टिक है, इसके हेल्प से उनको क्या किया जाएगा? सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मेड देम एक्सपोर्ट रेडीनेस ऑफ 100 women entrepreneurs, enabling them to meet ग्लोबल ट्रेड रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथन बिजनेस कैपेसिटी। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। क्या क्या याद रखना आपको? वी राइज प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है? विमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया मिलके? तो डीपी वर्ल्ड ने और आपके नीति आयोग के वी राइज प्लेटफॉर्म ने, ठीक है। फिर देखो आगे, गुदलोर्स वायलेट रिवाइवल द कुरुंजी ब्लूम्स अगेन। तो ये जो अभी आपको फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, ये आपके 14 साल बाद वापस से ब्लूम किया है, ठीक है। और ये कहाँ पे ब्लूम किया? नीलगिरी में। तो ये बस पूछ सकते हैं काइंड ऑफ। और ये आपका ना फ्लावर जो है इंडिकेटर स्पीसीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिकेटर स्पीसीज आप क्या होते हैं? आप इन्वायरमेंट में अपने पढ़े होंगे कि ऐसी स्पीसीज ना जो कि क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो वो अपना रंग बदल लेंगे या डेड हो जाएंगे। जैसे आप मॉसेस और लिचेंस देखते हो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मॉसेस और लिचेंस, ठीक है। ये आपके काइंड ऑफ पायोनियर स्पीसीज भी होते हैं। अब देखो, ये सब जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, पायोनियर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, राइट, तो ये सब इन्वायरमेंट के टर्म है। तो ये सब इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन में आता है। तो जब हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ाते हैं, इसलिए स्टैटिक भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप करंट अफेयर का न्यूज़ पढ़ते हो तभी तो आप रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज आपके पास रिलेट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ये जो है आपके जो गुदलॉर्स हैं, ये सारे आपके इंडिकेटर स्पीसीज है जो कि क्लाइमेट चेंज के हेल्थ को भी क्या करती हैं? इंडिकेट करती है। मतलब अगर मान के चलो ये ब्लूम नहीं कर रही हैं या एक्सटिंक्ट हो गई है, डेड हो गई हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट किया इन सारे फ्लावर्स को। वैसे ही मैंने जो मॉसेस और लिचेंस बताया, ये भी जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये अपना क्या होता है? ये भी डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनको कंसिडर किया जाता है इंडिकेटर स्पीसीज, जो कि क्लाइमेट चेंज का जो हेल्थ है उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर ऐसी आपके और भी टाइप ऑफ स्पीसीज होते हैं, लाइक कीस्टोन स्पीसीज आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लैगशिप स्पीसीज सुना होगा, फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। फिर आपने अम्ब्रेला स्पीसीज सुना होगा। तो ये सारे स्पीसीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। गुदलौर इज श्राउडेड इन मिस्ट एंड कुरुंजी, दिस क्लस्टर्स ऑफ बेल शेप्ड फ्लावर हैव बर्स्ट ओवर द हिल्स आफ्टर 8 years पेंटिंग देम वायलेट। तो 8 years बाद ये वापस से ब्लूम किए, ठीक है। तो इसमें 2 इनकी प्रजाति हैं, एक तो है द नील कुमारिंजिनी जो कि हर 12 साल में एक बार ब्लूम करती हैं, और एक है आपकी कुरुंजी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात करें, ये हर 8 साल में आपके ब्लूम करती है। सो बोथ आर ग्रासलैंड स्पीसीज बट आइसोलेटेड टू डिफरेंट एल्टीट्यूड। नीला कुरुंजी ऑकर्स इन ग्रासलैंड ऑफ एल्टीट्यूड ओवर 1300 मीटर। तो दोनों आपके क्या है? अलग अलग एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, द कुरुंजी इज नॉट जस्ट अ रेयर फ्लावर बट ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। समझ आया न्यूज़? अब देखो आगे, ब्लैक बक्स लोकली एक्सटिंक्ट फॉर 50 years मेक कम बैक इन छत्तीसगढ़ सेंचुरी। तो ये सारे आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ चल रहे हैं। तो ब्लैक बक आपको पता ही है ना, इससे फेमस के सलमान खान का आपको पता ही है, राइट।
तो ब्लैक बग ना पहले छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे, लेकिन 50 साल पहले क्या हो गए थे, लोकली वहाँ से एक्सटिंक्ट मतलब वहाँ पे ख़त्म ही हो गए थे, आप मान लो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि वापस से इनको रिस्टोर किया जाए। तो आफ्टर 50 ईयर्स, ठीक है, वापस से इनका कमबैक हो चुका है, ब्लैक बग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो बारनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बारनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके छत्तीसगढ़ में है। और अगर पूछ लिया इससे कि अभी रिसेंटली ब्लैक बग को किस सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया इन छत्तीसगढ़, तब भी आप लिख के आओगे बारनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पेपर 1 से आपके यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसका दूसरा जो पोटेंशियल क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछ लेंगे कि ब्लैक बग जो है वो आपके उसका स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। तो ये आपके बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, ठीक है, और ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, ठीक, समझ आया। तो यहाँ से आपके पोटेंशियल वो क्वेश्चन बनेगा। अब थोड़ा सा कहानी देख लो। ओवर द लास्ट 5 years द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूस ब्लैक बग, अ ग्रेसफुल मीडियम साइज एंटीलोप दैट इनहैबिट्स ओपन ग्रासलैंड ऑफ इंडिया एंड नेपाल। तो ये ब्लैक बग के बारे में बता रहे हैं कि ये एक काइंड ऑफ एंटीलोप्स है, एंटीलोप्स की प्रजाति हैं, ठीक है, जो कि किस में रहती हैं, ओपन ग्रास में रहती हैं, ठीक है। और कहाँ पे मिलती हैं, तो अगर ये बोल देगा कि एंडेमिक टू इंडिया है, तो नहीं, ये आपके इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे भी मिलते हैं, मतलब इंडिया में ही मिलते हैं और कुछ नेपाल में ही मिलते हैं। So as part of 2021-2026 revival plan, the Chhattisgarh State Wildlife Board translocated 77 black buck, 50 from the National Zoological Park in New Delhi, 27 from the Kanan Pendari Zoological Park, बिलासपुर। समझ आए। फिर देखो आगे, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो यही था, इनका स्टेटस और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, ये यहीं पे इनको इंट्रोड्यूस कराया गया, यहीं पे इनको रिवाइव कराया गया। अदरवाइज आपके जो ब्लैक बग थे ये छत्तीसगढ़ से लोकली इंस्टिंक्ट हो चुके थे 50 ईयर पहले, ठीक है। फिर देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़, तो नेफिथ्रोमाइसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके डायरेक्टली पूछ लेंगे 1 लाइनर में कि नेफिथ्रोमाइसिन क्या है आपका। तो ये आपका इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इसका काम क्या है, तो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट रेजिस्टेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैंसर पेशेंट एंड पुअरली कंट्रोल डायबिटिक्स। तो इसका यूज़ आपको समझ आ गया कि कैंसर पेशेंट के लिए भी ये यूज़ होगा, ठीक है, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये कारीगर होगा, ठीक है, एंड पुअरली कंट्रोल डायबिटिक्स के लिए भी इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक, दिस एंटीबायोटिक इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल इंटायरली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, डेवलप्ड एंड क्लिनिकली वैलिडेटेड इन इंडिया, रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो आप देख रहे होगे कि हर फील्ड में ही हम कहीं ना अब अपना इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं चीज़ें। जैसे पहले हम ज़्यादातर इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, या फिर आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देख रहे हो, इवन AI के सेक्टर में भी देख रहे हो, मतलब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में AI फील्ड है वहाँ पे भी हम अपना खुद का LLM डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में आप देख रहे हो कि हम अपना फास्ट पेट्रोल वेसल डेवलप कर रहे हैं, अपने स्टेल्थ फ्रिगेट डेवलप कर रहे हैं, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, कुछ तो हम थोड़ा सा मतलब फॉरेन से भी लेते हैं सपोर्ट, बट ये है कि अब ज़्यादातर जो कंटेंट रहता है कोई भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें इंडिजिनस कंटेंट ही रहता है ना। तो गवर्नमेंट का पता ही है, प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत, हम सेल्फ रिलायंट बने, क्योंकि आजकल का जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे आपको सेल्फ रिलायंट होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज क्या होता है कि कोई भी स्टेप USA लेगा या यूरोपियन नेशन लेंगे, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर पड़ता है। तो आई होप आप लोग को ये जो बेसिक चीज़ें होंगी ये पता होंगी कि कैसे आपकी इकॉनमी वर्क करती है, कैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट के वजह से हमारा जो इकॉनमिक है वो एडवर्सली इम्पैक्ट भी होता है, राइट। फिर देखो आगे, तो ये नाम याद रख लेना ना, नेफिथ्रोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या है आपका, तो ये काइंड ऑफ आपका एंटीबायोटिक है जो कि इंडिजिनसली डेवलप हुआ है इंडिया में, राइट। उसके बाद देख लो यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इसको किसने डेवलप किया है, तो वो है आपके इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलके किसके साथ, वेल नोन प्राइवेट फार्मा हाउस वॉकहार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या है ये और किसने मिलकर डेवलप किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो इसमें कंट्रीब्यूशन है ही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और प्राइवेट फार्मा हाउस है वॉकहार्ट, इन दोनों ने मिलकर आपके कोलैबोरेशन में ये जो एंटीबायोटिक्स है इसको डेवलप किया है, समझ आए। फिर देखो इंटरनेशनल न्यूज़ में, एट IMO 57 नेशन वोट फॉर डिलेइंग फ्रेमवर्क फॉर कार्बन फ्री शिपिंग। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 57 नेशन ने वोट किया है फॉर डिलेइंग फ्रेमवर्क फॉर कार्बन फ्री शिपिंग। तो आपको पता है कि कार्बन फ्री शिपिंग का प्रोविज़न लाया गया था, ठीक है, जिसका क्या था एम कि टोटली जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना इसको फॉसिल फ्यूल से क्या करना है, मूव कर लेना है एंड नेट जीरो अचीव कर लेना बाय 2050। अब क्या हुआ है सीन कि पहले तो बहुत सारी कंट्रियों ने इसको सपोर्ट दिया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमें
क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए स्टेप लेना चाहिए, बहुत एसेंशियल स्टेप है। लेकिन पता ही आपको यूएसए ने दबाव डाला, यूएसए शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं था। जब भी आप देख लोगे कि कोई भी फ्रेमवर्क आती है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कि जहाँ पे बात होती है कि आपको कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कम करनी है या फिर आपको कार्बन कम करनी है, ठीक है, कार्बन एमिशन कम करनी है, तो सबसे पहले उसको अगर कोई रेजिस्टेंस शो करता है तो वो यूएसए होता है या फिर कोई यूरोपियन नेशन होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। क्योंकि भाई क्या हुआ, ये दोगलापन है ना, मतलब ये शुरू से क्या किया, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अमेरिका ने दबा के कार्बन एमिशन किया, यूरोपियन नेशन ने दबा के कार्बन एमिशन किया। लेकिन अब बात आती है कि भाई अब उसको टैकल करना है, तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो नेशन ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। तो भैया ये इंडिया पे लगाएंगे कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म टैक्स, सीबीएमटी, ठीक है। यूरोपियन नेशन देखे ही हो कि अभी रिसेंटली लगाया था सीबीएमटी, हमने न्यूज़ में भी कवर किया था। वैसे यूएसए कुछ सैंक्शन इंपोज कर देगा कि आपको ये फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग कम करना चाहिए, आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको रिन्यूएबल सोर्स से मीट करना चाहिए। तो ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है डेवलपिंग कंट्री के लिए, जबकि इनके लिए सबसे ईज कंडीशन होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि भाई ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए, हमें मूव करना चाहिए ग्रीन शिपिंग की तरफ, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करना चाहिए, तो सबसे अगेंस्ट में आता है यूएसए। यूएसए बोलता है भैया ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना, हम तो डेवलप करेंगे ही, अब तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है, तो अब हमें क्या दिक्कत है कार्बन, अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, हम पॉल्यूशन कम कर लेंगे। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट किसको देखने को मिलता है? जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, जो आपके पुअर नेशन है, जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी रिसोर्सेस नहीं है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लड मिलता है देखने को, और भी वेरियस डिजास्टर आते हैं जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ लॉस होता है, ठीक है। और फिर यूएसए दूत बन के आता है कि भैया देखो हम आ गए हेल्प के लिए। समझ आ रहा है? मतलब जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी काइंड ऑफ आप देख सकते हो, ये एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स है ना, कि भाई ये चीज़ तो अच्छा है ना इन्वायरमेंट के लिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए था। बट क्या हुआ कि अब यूएसए ने प्रेशर बनाया कि भैया जो इसके फेवर में वोट देगा, ये आपका ग्रीन शिपिंग के फेवर में वोट देगा, तो उसको हम बॉयकॉट करेंगे, उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। मतलब सोचो, धमकी दे रहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम भी मत करो। तो इस चक्कर में ना आके 57 नेशन, यूएसए के डर के चक्कर में बोल लो या प्रेशर के चक्कर में बोल लो, इन्होंने भी क्या किया है, वोट फॉर डिलेइंग फ्रेमवर्क फॉर कार्बन फ्री शिपिंग। तो अब ये डिले हो चुका है, ये इंप्लीमेंट होना था लेकिन अब ये डिले हो चुका है, ठीक है, अब ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो प्रेशर बाय द यूनाइटेड स्टेट मेंबर्स कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पोस्टपोन अ वोट ऑन अ स्ट्रैटेजिक प्लान टू मूव द शिपिंग इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बिकेम नेट जीरो बाय 2050। अब यूएसए का थ्रेट क्या क्या था? तो देखो, वाइल कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, रशिया हैव अपोज टू द फ्रेमवर्क, इन्होंने पहले अपोज कर दिया था, रशिया, सऊदी अरेबिया, क्योंकि पता ही है सऊदी अरेबिया आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व मिलता है, ठीक है। तो ये सारी कंट्री तो वैसे भी कार्बन इमिशन कर ही रही है उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में। रशिया में भी ऑयल मिलता है, तो ये भी कभी भी फेवर में नहीं आएगा, यूएसए भी कभी फेवर में नहीं आएगा। तो यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस देन कंटिन्यूज टू इशू एक्सप्लिसिट थ्रेट अगेंस्ट कंट्रीज दैट हैड सपोर्टेड द फ्रेमवर्क। तो यही है इनका, है ना। द यूनाइटेड स्टेट विल नॉट स्टैंड फॉर दिस ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स ऑन शिपिंग एंड विल नॉट एडहियर टू इट इन एनी वे शेप और फॉर्म। तो यूनाइटेड स्टेट बोलता है कि भैया एक काइंड ऑफ ये ग्लोबल शिपिंग स्कैम है ना, मतलब ये फ्रेमवर्क पास करा के जो आईएमओ है ये क्या करना चाहता है, ये हमसे पैसा लेना चाहता है, क्योंकि पता है कि भाई सबसे बड़ी बड़ी शिप किसकी मूव करती है, यूएसए की मूव करती है ना। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? यही सारे यूएसए, यूरोपियन नेशन, सऊदी अरबिया, रशिया, यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा शिप्स भी तो यही यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन भी तो यही कर रहे हैं, है ना। तो ये अगेंस्ट तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि क्योंकि ये फ्रेमवर्क जो है इनके हित में नहीं है, इनके पक्ष में नहीं है, इनके इकोनॉमी को ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया ये स्कैम है, इस स्कैम के चक्कर में ये हमें कहीं ना कहीं जो आईएमओ है भाई ये फंसाना चाहता है, इसलिए हम इस फ्रेमवर्क को एडहेयर नहीं करेंगे और जो करेगा उसको भी नहीं करने देंगे, है ना। फिर आपको पता होना चाहिए शिपिंग एमिशन जो आईएमओ का 2023 में था, ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी, इसके अंदर ये काइंड ऑफ आपका अम्ब्रेला फ्रेमवर्क था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 40% रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग टू रिड्यूस कार्बन एमिशन पर ट्रांसपोर्ट वर्क बाई 2030। अब यहीं से आपको इंडिया का पंचामृत गोल याद करो, मैंने लास्ट वीकली करंट अफेयर में भी आपको रिकॉल करने बोला था और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यार देखो, आप लोग ना ये वीडियो देखते हो ना, तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो। मतलब इसलिए मत क्या करो कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आप इसलिए क्या करो कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर सर यहाँ पर आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, या कुछ फीडबैक के तौर पर, ठीक है। तो इस टाइप का आप कमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कमेंट करने से आप छोटे हो जाओगे या आपका कुछ टाइम बहुत चला जाएगा, वैसे भी आप स्क्रॉल करते रहते हो दिन भर रील वगैरह। तो कमेंट करने से ना क्या होता है, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। जो बाकी बच्चे भी आते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई बहुत बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो काइंड ऑफ एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट डेवलप होता है। तो कमेंट करने में मत हेजिटेट किया करो।
अब देखो इस न्यूज़ से और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आईएमओ के बारे में। तो ये तो आ गया, समझ आ गया, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन आपको आईएमओ के बारे में पता होना चाहिए। तो आईएमओ आपका एक काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी है, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज एजेंसी है टू रेगुलेट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, राइट। देन इस्टेब्लिश कब हुआ था आपका? अंडर द यूएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनेवा इन 1948। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एंड इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस डिड नॉट कम इनटू फोर्स फॉर 10 years एंड द न्यू बॉडी देन कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपके लंदन में। तो ये भी पूछ सकते हैं आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपके बहुत बार मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाता है। तो पेपर 1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आईएमओ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये आपके काइंड ऑफ यूएन स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपके लंदन में। कब फॉर्मेशन हुआ इसके? अंडर जेनेवा कन्वेंशन 1948। एंड आज के डेट में इसके 176 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर हैं एज ऑफ 2025। समझ है? फिर देखो आगे, इंडिया इलेक्टेड को चेयर ऑफ UNGGIM एशिया पैसिफिक कमिटी। तो इंडिया वापस से यूनाइटेड नेशन जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के लिए को चेयर इलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये आपकी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वेरियस कंट्री आके जियो स्पेशल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करती है एक दूसरे के साथ, ताकि हर कंट्री इसका बेनिफिट ले पाए। क्योंकि आपको पता है जियो स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत बेनिफिशियल होता है, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कैलामिटी से रिलेटेड हो, राइट। सो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज को चेयर ऑफ द रीजनल कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक फॉर अ 3-year टर्म टिल 2028। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक इलेक्ट हुआ? 2028 तक के लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या बोला? सो ग्रोइंग लीडरशिप ऑफ द नेशन इन द ग्लोबल जियो स्पेशल एरिया एंड एक्नॉलेजेस इट कंट्रीब्यूटिंग इन एडवांसिंग इनोवेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रीजनल कोलैबोरेशन। सो यहाँ पे दे रखा है UNGGIMP क्या है आपका? तो इट इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटिंग द नेशनल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन एजेंसी ऑफ 56 कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। It works to maximize the economic, social and environmental benefits of geospatial information through cooperation, capacity development and shared solution। समझ है? तो बेसिकली ये काइंड ऑफ आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपके 56 कंट्रीज जो हैं ये मिलके आपस में जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि ये आपके इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स गेन कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे कॉपरेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट और शेयर्ड सॉल्यूशन आपके फोस्टर हो सके। समझ आए? फिर देखो आगे, उरुग्वे बिकम्स फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया। तो उरुग्वे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, साउथ अमेरिका का एक नेशन है, ठीक है। ये आपका पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री बना जिसने लीगलाइज किया यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया क्या होता है आपका? तो इसका मतलब होता है बेसिकली कि टू किल द पेशेंट। तो बहुत बार जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको किल करना। अब इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका एक्टिव यूथेनेशिया, ठीक है, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। तो वैसे यूथेनेशिया आपके कहीं पे भी लीगल नहीं है, मतलब जो यूथेनेशिया है इसका एक्टिव यूथेनेशिया आपका बहुत कम जगह ही लीगल है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में भी लीगल किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा फेमस जो अरुणा शानबाग केस था उसमें जो पैसिव यूथेनेशिया था ना उसको लीगल कर दिया गया था, 2011 का केस था वो। तो पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है और एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है ये भी आप जान लो यहाँ पे। तो एक्टिव यूथेनेशिया में बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं ये क्या होता है कि इंटेंशनली होता है ना, कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करके पेशेंट के बॉडी में उसको मार देते हैं। मारना एक मतलब सही शब्द नहीं होगा, मतलब इंटेंशनली वो कहीं ना कहीं पेशेंट के हित में ही होता है ना। तो कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया पेशेंट के बॉडी में और वो केमिकल के वजह से जो पेशेंट का हो जाता है डेथ हो जाता है, तो इसको बोला जाता है कि उसको हमने फ्री कर दिया फ्रॉम द सफरिंग, फ्री फ्रॉम सफरिंग, ठीक है। तो इसके पीछे की फिलॉसफी ये भी रहती है कि अगर हमें राइट टू लिव है ना तो हर एक पर्सन को राइट टू डाई भी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार फिर सुसाइड को भी लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि सुसाइड में ही तो बंदा इंटेंशनली खुद को मार रहा है, लेकिन उसको नहीं हम लीगलाइज कर सकते, है ना। क्यों नहीं लीगलाइज कर सकते? क्योंकि उसमें पर्सन का एकदम खुद का इंटेंशन नहीं रहता है। उसमें क्या होता है कि उसको बहुत सारे मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है तब जाके वो सुसाइड करता है। तो सुसाइड कुड नॉट बी लीगल, है ना, इसको कभी लीगल होना भी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन जो यूथनेशिया है इसमें क्या है कि ऑलरेडी पेशेंट आपके वेजिटेटिव स्टेट में है, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेट में। तो अब इसमें वो मूव कर पा रहा है नहीं बॉडी, फैमिली के पैसे खर्च हो ही रहे हैं, ठीक है, सफ़र कर ही रहा है अब, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि भाई अब मुश्किल ही है इसका, है ना, जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट से बाहर निकलना। तो इस केस में जो फैमिली वाले भी होते हैं प्रेफर करते हैं कि ठीक है भाई इसको सफरिंग से इतना है, ठीक है, तो इनको थोड़ा मुक्त किया जाए।
तो अब इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया इसलिए नहीं लीगलाइज किया गया क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं। हो तो सकता है कि मान के चलो किसी की कोई दुश्मनी हो तो उसने इंटेंशनली उसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में घोषित करके और उसके बाद उसको एक्टिव यूथनेशिया देके मार दिया। तो बहुत बार इसमें आप पॉलिटिकल राइवलरी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है बेसिकली, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो मेडिकल सपोर्ट दिया रहता है पेशेंट को, उसको बस हम हटा लेते हैं। मतलब हम पेशेंट में कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो पेशेंट को सपोर्ट दिया गया है, वेंटिलेशन सपोर्ट या फिर कोई भी अगर मान चलो उसका ऑक्सीजन सपोर्ट, तो इसको हम बस निकाल लेते हैं उससे, तो वो अपने आप पेशेंट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो ये इंडिया में लीगलाइज किया गया पैसिव यूथनेशिया। लेकिन यह जो आपका उरुग्वे है, इसने पूरे यूथनेशिया को, मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों ही यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है और ये पहला लैटिन अमेरिका नेशन बना है। समझ आया? तो यूथनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इवन एसए में भी आपके पूछ सकते हैं कि राइट टू डाई को क्या लीगल करना चाहिए, है ना। अब राइट टू डाई में भी बहुत स्कोप होते हैं, बहुत सारे परसेप्शन होते हैं। जैसे बहुत लोग मानते हैं कि सुसाइड भी जो है वो राइट टू डाई के अंदर आना चाहिए, इसमें भी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे आपके फॉर में व्यूज़ है, अगेंस्ट में व्यूज़ है और ये एक बहुत बड़ा डिबेट बनेगा, है ना। तो अब हम उसमें डेप्थ में नहीं जाते हैं। आपको जो मेजर चीज़ें थी मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बता दिया कि यूथनेशिया में एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया पता होना चाहिए। इससे फेमस रिलेटेड केस मैंने बता दिया, अरुणा शानबाग का जो केस था, ठीक है, जहां पे पैसिव यूथनेशिया को आपके लीगल डिक्लेयर किया गया इंडिया में। और उसके बाद ये पता होना चाहिए उरुग्वे जो है ये आपका फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री बना टू लीगलाइज यूथनेशिया। समझ आए? फिर देखो, Uruguay on Wednesday legalized euthanasia, becoming one of the first countries in Latin America and among dozen worldwide to allow assisted suicide. The small South American country has a long history of passing socially liberal laws legalizing marijuana, same-sex marriage and abortion long before most others. तो कहीं ना कहीं उरुग्वे ने पहले भी इस टाइप के जो आपके सोशल लिबरल लॉज है इसको इंप्लीमेंट कर रखा है। जैसे marijuana हो गया, सेम सेक्स मैरिज हो गया, जो कि एक टैबू है लोगों के लिए, आज भी इंडिया में एक्सेप्टेड नहीं है। फिर उसके बाद एबॉर्शन हो गया। तो इस टाइप के जो लॉज है ऑलरेडी उरुग्वे ने पहले भी पास कर रखा है और अब इसने यूथनेशिया को भी लीगलाइज कर दिया है, राइट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसी न्यूज़ के पीछे कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या बैकग्राउंड होता है, राइट। फिर देखते हैं आगे न्यूज़। अब 20 और 22 अक्टूबर का देख लेते हैं। नाउ विल सी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्साइज जैमिक्स। तो आपको पता ही है कि एक्साइज वाली न्यूज़ जब भी हम कवर करते हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखना होता है। तो जापान इंडिया जैमिक्स जो एक्साइज है जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट हुआ, ठीक है। इसमें कौन कौन सी शिप पार्टिसिपेट की है, तो इंडिया की तरफ से आईएनएस शायद्री पार्टिसिपेट की है। अब आईएनएस शायद्री से आपको तुरंत रिलेट होना चाहिए कौन सा, प्रोजेक्ट 17, ठीक है। प्रोजेक्ट 17 के बारे में मैंने आपको बताया था, जो शिवालिक क्लास थी। तो शिवालिक, सह्याद्री और सतपुरा ये 3 इस क्लास की शिप है, मतलब फ्रिगेट्स है, राइट। तो इंडिया की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और जापान की तरफ से अशाही, ओमी और सबमरीन जिनरियू, ये सारे जो शिप्स हैं ये पार्टिसिपेट किए जैमेक्स एक्सरसाइज में, ठीक है। और ये किस लिए कंडक्ट कराया जाता है, टू फॉस्टर द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान एंड टू मेक द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड क्रिएट डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। देन जो आपकी आईएनएस सह्याद्री के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि ये 2012 में आपकी कमीशन हुई थी, ठीक है। एंड इट was the testament to India's growing pursuit of indigenous defense technology and the nation vision of आत्मनिर्भर भारत। तो ये न्यूज़ से बस इतना ही आपको ध्यान रखना था, राइट। उसके बाद देखो आगे, पीएम टू फेस क्वाड ब्रिक्स लीडर एट एशियन मीट नेक्स्ट वीक। तो ये जो आपका एशियन समिट कुआला लुम्पुर में आपके कंडक्ट कराया गया, कब से कब तक, आपके 26 से 28 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे विजिट करने वाले थे, लेकिन किसी कारण ये क्या किया, इन्होंने अपना जो प्लान है अबॉर्ट कर दिया। तो इन्होंने जो रीज़न साइड किया कि ही वॉज अटेंडिंग समथिंग अदर इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यू टू बिहार इलेक्शंस। लेकिन इसके पीछे जो जियो पॉलिटिकल जो रीज़न था वो ये था कि वो डायरेक्टली ट्रम्प को फेस नहीं करना चाहते थे, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी इंडिया और यूएस के बीच में इकोनॉमिक टेंशन्स चल रही हैं, राइट। तो ये सारे ना स्टांस होते हैं, जियो पॉलिटिकल स्टांस होते हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। हालांकि उसका रीज़न अलग साइड किया जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, राइट। तो इसमें इनवाइट किया गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, फिर डोनाल्ड ट्रंप को, और भी जो आपके अदर वर्ल्ड लीडर्स हैं सबको इनवाइट किया गया था। लेकिन इसमें पीएम मोदी ने जाना कैंसिल कर दिया, है ना। तो ये न्यूज़ क्योंकि पुराना है तो इसमें गिवन है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ये विजिट करने वाले हैं, हालांकि इन्होंने विजिट नहीं किया, राइट। फिर आपको एशियान के बारे में पता होना चाहिए। एशियान आपका एक साउथ एशियन जो ग्रुपिंग है, इसमें 10 कंट्री आपकी 10 कंट्री इसमें पार्ट हैं। ये 10 कंट्री का आपको नाम पता होना चाहिए, है ना, कौन कौन सी कंट्रीज है। फिर देखो, व्हाट विल हैपन एट द 47th एशियन मीटिंग। तो द फोकस इज नॉट मेयरली जियो पॉलिटिकल बट एशियन मेजर एजेंडा एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर इंक्लूडिंग। और एशियान कंट्री का आपको पता है रेलिवेंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एशियान का जो फॉर्मेशन भी हुआ था ना उसके पीछे मोटो यही था कि एक तो
ये सारी कंट्री मिल के अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करें। दूसरा चीज़, चाइना को काउंटर करें। हालांकि आपको पता ही है कि चाइना का कहीं ना कहीं इन सारे कंट्री पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये सारी कंट्रीज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चाइना पे इंडिपेंडेंट है। तो चाइना क्या करता है ना कि इन्फ्लुएंस करता है, मैनिपुलेट करता है इनके डिसीजन मेकिंग को। तो उस चीज़ को ये अब कम करना चाहते हैं। तो दैट्स वाई दे ऑलवेज कॉल इंडिया टू पार्टिसिपेट इन देयर मीटिंग्स, और इनके इंडिया के साथ अच्छी रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रही हैं जो एशियान नेशंस है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्वाड के बारे में मेंशन है। तो क्वाड का पार्ट आपको पता ही है कौन कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो क्वाड का मीटिंग आपके इंडिया में ही कंडक्ट होने वाला है। 2000 इस साल होना था, लेकिन वो यूएस और इंडिया के टेंशन की वजह से ये 2026 में पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, फिर जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स समिट भी 2026 में इंडिया ही इस बार चेयर करेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी पूछ लेंगे आपसे। बाकी ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर रिलेट करने बैठूंगा तो जो लेक्चर है एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। फिर देखो आगे, चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑन लूनार एक्सोस्फेयर। तो चंद्रयान 2 आपको पता ही है कि ये मतलब काइंड ऑफ पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिशन नहीं रहा था, है ना। चंद्रयान 2 को फेल भी नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, लैंडर और रोवर। तो जो लैंडर था वो मतलब सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था मून पे, तो इसलिए इसको बोला गया था फेल मिशन है। हालांकि जो रोवर है वो आज भी अपना काम कर रहा है। तो अभी देखो नया एक फाइंडिंग निकल के आया है कि मतलब लूनार का जो एक्सोस्फीयर है वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन किया है चंद्रयान 2 के रोवर ने। ठीक है, सो द लूनार ऑर्बिटर ऑफ द इंडिया सेकेंड मून मिशन चंद्रयान 2 हैज मेड द फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सन कोरोनल मास इजेक्शन। अच्छा, अब एक टर्म आ रहा है कोरोनल मास इजेक्शन। तो देखो आप बहुत सारे टर्म्स सुनते होंगे इससे रिलेटेड, लाइक सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स, कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको एक टेस्ट टाइप का देता हूं, मैं आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग देता हूं। ठीक है, आपको मैच करना है। तो ये डाल दो नंबरिंग 1 2 3, ये काइंड ऑफ आपका एक्टिव रिकॉलिंग हो जाएगा। अब देखो इसमें मैं सामने डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये इसी का डेफिनेशन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है ना, ए बी सी करके। तो ए बी सी ले लो। ए में क्या है कि द इजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, द इजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन। ठीक है, the ejection in the form of waves and the ejection in the form of plasma and magnetic waves। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या बना? ये तीन था आपका, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने साइड में मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिया आपको, ए बी सी ऑप्शन। एक का है आपका, इन तीनों में से एक का होगा कि इमिशन थ्रू द चार्ज पार्टिकल्स, इमिशन थ्रू द, सेकंड का है इमिशन थ्रू द वेव्स, और थर्ड का है इमिशन थ्रू प्लाज्मा और मैग्नेटिक वेव। तो इसमें कौन सा कोरोनल मास इजेक्शन का डेफिनेशन है, कौन सा आपका सोलर विंड का है, कौन सा सोलर फ्लेयर का है? तो ये आप मैच ऑफ द फॉलोइंग में कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक्टिव रिकॉल करना है। अब डायरेक्टली आप इस पे आप दिमाग लगाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, राइट। तो ये मेरे को ऐसे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना, 1 का बी, 2 का सी। अब यही आंसर नहीं है, आप यही मत टाइप कर देना, है ना। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जो आपको सही लग रहा है, लाइक 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, या फिर 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ठीक है, इस टाइप से जो भी सही आंसर है वो आप मैच ऑफ द फॉलोइंग करके लिख देना, टाइम स्टैम्प भी जरूर लगा देना। ठीक है, फिर देखो, चेज टू शोड एन इंक्रीज इन टोटल प्रेशर ऑफ द डे साइड लूनर एक्सोस्फेयर वेरी थिन एटमोस्फेयर व्हेन द सीएमई इंपैक्टेड द मून। तो जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है एक्सोस्फेयर का। अब आपको एक्सोस्फेयर से तुरंत यहाँ रिलेट करना है कि जो लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है कैसे होता है। ये पहला होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबका आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। थर्मोस्फेयर में आपकी सारी वेदर फिनोमेना आकर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन फॉर्मेशन होता है। मेसोस्फेयर आपका बहुत कोल्ड लेयर होता है, यहाँ पे ड्रास्टिकली टेम्परेचर रिड्यूस होता है। फिर थर्मोस्फेयर में आपका रेडियो वेव जो आपका जो अर्थ सर्फेस से भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है। आयोनोस्फेयर भी आपका थर्मोस्फेयर का पार्ट है। फिर फाइनली आता है आपका एक्सोस्फेयर, जो कि जिसको एटमोस्फेयर का पार्ट भी कंसीडर नहीं किया जाता है ना, और ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर है। तो ये सब चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करनी है। यहाँ पे और भी चीज़ें एक्टिव रिकॉल करनी है कि इसका जो आपका हाइट है कितना है, ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपकी लैप्स रेट है वो कैसे एक्ट करती है, मतलब नेगेटिव लैप्स रेट है या पॉजिटिव लैप्स रेट है। जैसे आप देखते हो ट्रोपोस्फेयर में जो है आपका पॉजिटिव लैप्स रेट है, क्योंकि यहाँ पे हाइट जैसे ही बढ़ता है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते
जाते हो तो नेगेटिव लैप्स रेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप हाइट जैसे इंक्रीज होता है तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, राइट। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सब आप एक बार जाके अपने स्टैटिक पोर्शन से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और नहीं तो अगर आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना कि हाँ सर ऐसा 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 ट्रेंड फॉलो होता है इस पर्टिकुलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। समझ आए? फिर देखो ये वही बता रहा है कि ये जो आपका चंद्रयान 2 था ये 2019 में लॉन्च हुआ था। कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू? जीएसएलवी मार्क 3। अब जीएसएलवी पीएसएलवी ये सब के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लियो मियो जियो ये सब के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। Then, however, the Vikram so Chandrayaan 2 carried 8 experimental payloads. However, the Vikram lander, while attempting to make a soft landing on the moon lunar surface, lost communication from the lander and the ground station. तो इसीलिए आपका इसको बोला गया था फेल है। तभी तो चंद्रयान 3 आपके लॉन्च हुआ है ना, लेकिन पूरे तरीके से फेल नहीं था क्योंकि जो रोवर है वो अभी भी अपना रोवर और ऑर्बिटर वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, राइट। फिर देखो आगे। अच्छा, आप लोगों को किसी को ये भी बता देना, जैसे कुछ बच्चों का कंप्लेन भी आता है कि सर थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है। तो देखो यार, फ्लो में जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत बार हमें पता नहीं लगता है, जो पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स उनको आइडिया नहीं लगता है कि हमारी स्पीड कितनी है। तो ये अब हम आपके तरफ से फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे एक बच्चा ही फीडबैक दे रहा है तो उसको मैं पूरे तरीके से कंसीडर नहीं करूंगा। मुझे लगा कि चलो हो सकता है बहुत बच्चों को स्लो पढ़ने की आदत होती है, लेकिन अगर मान चलो मेरे को 10 कमेंट दिख जाएंगे कि सर आपकी स्पीड बहुत पेस है, ठीक है आप स्लो कर लो, तो अगले वीडियो से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, फिर थोड़ा स्लो अपना स्पीड कर लूंगा। अदरवाइज आपके पास टेक्नोलॉजी ऑप्शन है, आप आराम से स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप स्पीड बढ़ा घटा लिया करो, है ना। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसका सॉल्यूशन है। लेकिन स्टिल अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत स्पीड तेज है, आप थोड़ी सी कम स्पीड में पढ़ाया करो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना। अब देखो जो उड़ान स्कीम है ये आपने 9 ईयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उड़ान स्कीम आपको पता ही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। पहले तो लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च वाली डेट आजकल बहुत पूछ रही है यूपीएससी, है ना। तो 2016 में लॉन्च हुआ था, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडिया के जो भी दूर दराज के इलाके हैं, जो भी रिमोटेस्ट प्लेस है, जो भी डिफिकल्ट टेरेन है, सबको आपके एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाए, है ना। और दूसरा चीज जो आपका एयर फेयर है, मतलब जो लोग जो एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करते हैं, उसका कॉस्ट कम किया जाए, एटलीस्ट जो डोमेस्टिक एयर कॉस्ट होता है ना। तो 3 चीज में ध्यान रखना है। एक तो इसने 9 साल कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत अभी 10 साल होगा ना कंप्लीट, जब तब ये पूछने का चांसेस रहेगा। उसके बाद कब इसका लॉन्च डेट है 2016 अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। इसका जो स्कीम कब तक आपका एक्सटेंड किया गया, अप्रैल 2027 तक, थ्रू एन एक्सपेंडेड उड़ान फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी विथ हिली नॉर्थ ईस्टर्न एंड एस्पिरेशनल रीजन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ अराउंड 120 न्यू डेस्टिनेशन। अब बाकी यहाँ पे और सारी डिटेल दे रखी है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो आगे, इंडिया यूके लॉन्च रामानुजन रिसर्च फेलोशिप यंग साइंटिस्ट। तो इंडिया और यूके ने मिलकर रामानुजन रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द यंग साइंटिस्ट, है ना। तो इनको इनकरेज करने के लिए, इनको जो ट्रेनिंग और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो भी आपके रिसर्च में यूजफुल होती है, तो ये इंडिया यूके की तरफ से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दे रखा है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे रामानुजन जो आपका रामानुजन रिसर्च फेलोशिप है ये किन 2 कंट्री के बीच में, किन 2 कंट्री के कोलैबोरेशन से ये लॉन्च किया गया, तो इंडिया और यूके। पहला तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है। दूसरा चीज, किस साइंटिस्ट के नाम से इंस्पायर्ड होकर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया, तो रामानुजन आपको पता ही है कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे हमारे इंडिया के, है ना। सो द रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम विल अलाउ यंग इंडियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन टू अंडरटेक जॉइंट रिसर्च एट लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। और ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपसे पूछ लेंगे, राइट। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। फिर देखो आगे, रैंक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आया आपका। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीजेस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स एंड स्टेट रैंकिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। अब ये इंडेक्स किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या शोकेस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये इंडेक्स में जो रैंकिंग दी गई है वो इस बेसिस पे दी गई है कि कोई स्टेट जो माइनिंग करवा रही है ना, जिस स्टेट में माइनिंग हो रही है, तो वो आपके माइनिंग से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको कैसे डील कर रही है। लाइक ऑक्शन परफॉर्मेंस वहाँ पे कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी जल्दी कंपनियों को वो मिल जा रहा है, बिड मतलब ऑक्शन हो जा रहा है, जल्दी से ऑपरेशनल हो जा रही हैं। फिर अर्ली माइन ऑपरेलाइजेशन, मतलब कितनी जल्दी माइन ऑपरेशनल कंडीशन में पहुंच जा रहा है। फिर थ्रस्ट ऑन एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल माइनिंग पर्टेनिंग टू नॉन कोल मिनरल्स, और जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, खासकर जो नॉन कोल मिनरल्स है, उसमें हम कितना सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर के बेसिस पे
ये रैंकिंग प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें भी आपके 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर स्टेट में बहुत ज़्यादा माइंस नहीं है, अबंडेंट मात्रा में माइंस प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, बेस्ड ऑन कि कितने माइंस लोकेटेड हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में या फिर कितने सारे मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, राइट। तो कैटेगरी एक में जो टॉप किया है वो देख लो आप, यहां से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अंडर द SMRI स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, स्टेट्स वर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। कैटेगरी ए में जो टॉप स्टेट किया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वाइल स्टेट गोवा, उत्तर प्रदेश एंड असम हैव बीन रैंक इन टॉप 3 इन कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी में आपके कौन टॉप किया है? गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, ठीक है। तो कैटेगरी ए का याद करना, कैटेगरी बी का याद करना और कैटेगरी सी के टॉप 3 रैंकर याद कर लेना। और टॉप 3 ना भी याद रहे तो पहले तो सबके याद कर ही लेना। कैटेगरी ए से टॉप कौन किया? मध्य प्रदेश किया। कैटेगरी बी से टॉप कौन किया? आपका गोवा किया है। और कैटेगरी सी से आपके कौन टॉप किया? पंजाब किया है, ठीक है। और अगर तीनों याद हो जाए तो आपके 9 हो जाएगा टोटल, तो ये याद कर लोगे तो और बेटर है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे तो फर्स्ट टाइम ही आपको याद हो जाएगा, टाइम लगेगा, मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ आपका याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश कैटेगरी ए, गोवा कैटेगरी बी और आपका पंजाब कैटेगरी सी, तो ये तीनों तो एटलीस्ट याद कर ही लेना, ठीक है। कौन लॉन्च करता है ये हमने देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, और किस लिए लॉन्च किया जाता है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। फिर देखो आगे, इम्पिश ग्ली फेट्स असरानी, अ मास्टर ऑफ द कॉमिक टाइमिंग, पासेस अवे एट 84। तो असरानी साहब जो कि ग्रेट एक्टर थे, ठीक है, तो इनका निधन हो चुका है, तो वही यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन ठीक है, आपको एज एन मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि पूछ लेंगे कि असरानी साहब किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो ही वॉज आर्टिस्ट, है ना, एक्टर थे, बहुत ग्रेट एक्टर थे अपने टाइम के। इनको आप बहुत सारे कॉमेडी रोल में भी देखे थे, लाइक इनका पॉपुलर मूवी था नमक हराम, बावर्ची, गुड़ी, अभिमान, सबसे बड़ा सुख, ठीक है। तो ये सारे मूवी में इन्होंने किरदार निभाया था। फिर देखो, चाइना हॉक ताकची इज जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने कवर किया है ना, प्रीवियसली जो मंथली मैगजीन है उसमें कवर किया है। तो चाइना हॉक ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। दैट्स इट, इतना ही न्यूज़ आपको जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल में जानने की नीड नहीं है। बाकी पार्टी अगर एक टाइम मिले तो पार्टी पढ़ लेना, पार्टी भी बहुत बार पूछ लेते हैं, जैसे इस बार 2025 में आपके जर्मनी के चांसलर का पूछ लिया था, है ना। तो यहाँ से पार्टी देख लो, कौन से पार्टी से? ये जापान इनोवेशन पार्टी से। दैट्स इट, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तकाइची ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, और दूसरा किस पार्टी से बिलोंग करती है? जापान इनोवेशन पार्टी से। फिर देखो आगे, अब आता है आपका 23 और 24 अक्टूबर का न्यूज़। तो डिलीवरी ऑफ माहे फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ट बाय CSL कोची। तो अब ये न्यूज़ पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर माहे आपका फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ASWC, लेकिन इससे पहले तो हमने अर्नाला क्लास पढ़ा था, तो फर्स्ट तो वो होना चाहिए ना, तो ये फर्स्ट कैसे हो गया? तो यहाँ पे न्यूज़ ये दे रखा है कि CSL कोची द्वारा डेवलप किया गया पहला ये फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ना। तो जो आपके अर्नाला क्लास की जो आपकी ASWC शिप्स थी ना, ये आपके GRAC द्वारा डेवलप किया गया था, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड एक आपकी शिप बिल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सा डेवलप किया गया था? अर्नाला क्लास। तो ये सब आपके सेम कैटेगरी की शिप है, ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो अर्नाला क्लास और माहे क्लास ये दोनों आपकी कौन सी कैटेगरी की शिप है? ASW SWC की। माहे क्लास को कौन डेवलप कर रहा है? आपके CSL कोची, है ना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और आपके अर्नाला क्लास को किसने डेवलप किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको रिलेट कर लेनी होती है ना। यहाँ पे देखो आपके उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे वो रिलेट करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो जो माहे है CSL कोची द्वारा पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड किया गया है, राइट। और अर्नाला क्लास के शिप में कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे वो भी आप रिकॉल कर लो, जैसे अर्नाला हो गई पहली, तो वही थी, ठीक है। फिर एंद्रोथ, अग्रय, अमिनदीवी, अंजादीप, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्टिव रिकॉलिंग कर लेनी है। सो माहे नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिक पोर्ट टाउन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अब पुडुचेरी का आप मेरे को लोकेशन बताओगे, बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा। दिल पे हाथ रख के बोलना, एकदम नेट नहीं सर्च करना है ना, बता दो एकदम जैसे आ रहा है, आप बताओ बे ऑफ बंगाल में है कि अरेबियन सी में, ठीक है। तो आई होप 90% बच्चों को पता होगा, लेकिन 10% को नहीं भी पता होगा कि पुडुचेरी आपके इंडियन ओशन में है, सॉरी बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में। फिर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे रखी है इस शिप की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
अगर आप एसएसबी वगैरह देने जाते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी डेटा पता होनी चाहिए। तो जो एसएसबी वाले एस्पिरेंट है वो पढ़ सकते हो कि भाई इसकी कितनी है, 78 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 1100 टन्स, ठीक है। और ये आपकी 80% इंडिजिनस कंटेंट है। तो जो नेवी ओवी का एसएसबी देने जाते हैं ना आप लोग के लिए, सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। फिर देखो आगे, ICG लॉन्चेस 2 फास्ट पेट्रोल वेसल, ICGS अजीत एंड ICGS अपराजित। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी 2 आपके फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है। अब जो ICGS अजीत और ICGS अपराजित है, ये आपके किस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो ये आपके प्रोजेक्ट अदम्य, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अदम्या के अंदर आपके फास्ट पेट्रोल वेसल, 8 फास्ट पेट्रोल वेसल को डेवलप किया जा रहा है, जिसके 2 जो हैं ये आपके अजीत और अपराजित, इनको क्या किया गया, लॉन्च कर दिया गया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, है ना। बाकी के जो नेक्स्ट है वो कौन कौन से हैं, अदम्या, ठीक है। फिर ये 2 तो हो ही गए आपके, अजीत और अपराजित। उसके बाद आपका अटल, अक्षय और अक्षर। तो चाहो तो याद कर सकते हो, अदम्य, अटल, अक्षय, अक्षर, अजीत और अपराजित। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक अचल भी है, अचल। एक का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सारे शिप हैं जो अदम्य क्लास के शिप हैं। किस टाइप के हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल। अभी ऊपर जो हमने देखा वो क्या था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये कैटेगरी ऑफ शिप्स होती है। और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने पहले पढ़ा रखे, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A, ये सब आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो आगे, अच्छा हाँ, इसको डेवलप किसने किया ये भी देख लो, गार्डन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, है ना। तो ऊपर वाले को किसने डेवलप किया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसको किसने किया है, आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और जो आपके अर्नाला क्लास की शिप थी उनको किसने किया था, आपके GRSE ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। फिर देखो आगे, कम November 1 केरला विल ऑफिशियली बी फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो केरला आपका पहला स्टेट बनने जा रहा है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हो जाएगा। तो केरला ने वैसे भी बहुत सारे माइलस्टोन अचीव कर लिए है ना। ये आपकी फर्स्ट डिजिटल लिटरेट स्टेट बनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छी है। और केरला आपका पहला स्टेट बना था, यहाँ पे रिकॉल करो, हमने पहले पढ़ रखा है कि आपका पहला स्टेट बना जिसने आपके नेशनल कमीशन फॉर एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब एल्डर पॉपुलेशन के लिए इसने इसने कमीशन सेटअप किया था, ठीक है। उसके बाद इसने ये पहला स्टेट बना जो कि आपके एल्डरली फ्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, एल्डरली फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो केरला से ये सब चीज़ें आपको रिलेट कर लेनी है। तो अब केरला पहला स्टेट बनने जा रहा है जो कि फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी होगा। अब पॉवर्टी से आपको क्या क्या ये चीज़ें यहाँ पे याद आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी हमारे यहाँ पे कमेटी सेटअप हुई थी, जैसे अलग कमेटी हो गई, ठीक है। उसके बाद लकड़वाला कमेटी हो गई, राइट। उसका तेंदुलकर कमेटी हो गई, उसके बाद रंगराजन कमेटी हो गई। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको ये सारी कमेटी की डिटेल नहीं पढ़ाने बैठूंगा, ये सब आपका इकोनॉमिक का पार्ट आप पढ़ोगे, है ना। फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हो आप ये सारी चीज़ें। तो आपको अब ये पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। अगर नहीं पता तो जाके अपने एंड से रिवाइज कर लेना स्टार्टिंग में कि रंगराजन कमेटी में किस बेसिस पे पॉवर्टी डिसाइड किया गया था, इनकम बेसिस पे या कैलोरी बेसिस पे, है ना। उसके बाद तेंदुलकर में आपके क्या क्राइटेरिया लिया गया था पॉवर्टी डिसाइड करने के लिए, है ना। वैसे लकड़वाला पे क्या लिया गया था, अलग पे क्या लिया गया था। तो पहले के 2 तो आपके कैलोरी बेस्ड थे, तेंदुलकर आपके इनकम बेस्ड आ गया और रंगराजन भी आपके इनकम बेस्ड आ गया, रिवाइज होके, है ना। तो इस टाइप से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, अर्बन के लिए कितना है, जो पर डे का इनकम कितना होना चाहिए, और रूरल के पर डे का इनकम कितना होना चाहिए। अगर उससे कम कोई कमा रहा है तो वो पर्टिकुलर जो इंसान है या पर्टिकुलर पर्सन है वो आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे है, समझ आए। तो ये सब क्राइटेरिया आपको एक बार रिवाइज कर लेना अपने स्टैटिक से। तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग स्टडी इन 2021, केरला इज द स्टेट विथ लोएस्ट पॉवर्टी रेट इन द कंट्री विथ अ पॉवर्टी रेट ऑफ 0.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो इसलिए पॉवर्टी रेट कम है, तो लोग पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी तो पा ही लेंगे, है ना। फिर देखो, एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है एज पर यूनाइटेड नेशन, वो क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी हम कब बोलेंगे किसी पर्सन को कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, तो अगर उसके पास ऐसा कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो जिसके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अगर ये भी ना हो, है ना, या फिर इसकी शॉर्टेज हो, तो उसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर देखो, गवर्नमेंट प्रोपोजेस मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया।
तो आपके गवर्नमेंट ने नया गाइडलाइन लॉन्च किया है कि कोई भी अगर एआई जनरेटेड कंटेंट होगा तो उस पर प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। जैसे अभी आप देखते हो ना कि एआई जनरेटेड कंटेंट होता है और हमें पता भी नहीं लगता है ना, लगता है कि ये रियली है। तो इसकी वजह से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। और डीप फेक तो अभी अपने पीक पे है। डीप फेक के थ्रू तो आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी की सोच को मैनिपुलेट कर सकते हो। मान के चलो कोई पर्सन बहुत पॉपुलर हो रहा है अपने अच्छे कर्मों की वजह से, तो वो क्या करेंगे, उसके इमेज को टार्निश करने के लिए या फिर जैसे कोई जो फेमस लीडर होते हैं उनके इमेज को टार्निश करने के लिए क्या करेंगे कि उनका डीप फेक बना के उनसे कुछ गलत काम दिखा देंगे। तो लोगों के माइंड में अब गलत एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी, अरे बंदे इस बंदे ने तो गलत किया तो ये अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। तो डीप फेक का आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, राइट। तो इसीलिए इसी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अब नए नए रूल्स, लॉज एंड गाइडलाइंस लॉन्च कर रही है, जिसका एक अभी आया है रिसेंटली जो इस न्यूज़ में कवर्ड है कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होगा, सो एज पर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, उसमें आपको लेबलिंग करना होगा। और जो लेबलिंग होगा ना वो 10% ऑफ द कंटेंट होना चाहिए। मान के चलो ये कंटेंट है तो उसका 10% हिस्से में ये मार्क होना चाहिए कि दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट। हालांकि अभी इंस्टाग्राम ये ऑप्शन देता है आपको, है ना, लेकिन ये अभी आपके पास चॉइस है कि आप खुद से डिक्लेयर करो उस चीज़ को, लेकिन इसको ये आप कंपलसरी बना रहे हैं। द डिक्लेरेशन मस्ट कवर द 10% ऑफ द कंटेंट एरिया एंड अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सिंथेटिक कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो एंड इज नॉट लिमिटेड टू फोटो रियलिस्टिक कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एंड द ड्राफ्ट टेक्स्ट। समझ आया? तो ये आपके लिए न्यूज़ यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट था। बाकी ये सब आपका समरी हो गया। तो अगर ये पूरा न्यूज़ ना भी पढ़ो तो आप ये समरी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो आगे, चेन्नई गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम। तो चेन्नई आपका पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि फ्लड को रियल टाइम पे फोरकास्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ आप समझो कि अगर मान के चलो कहीं पे फ्लड आने वाला है तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहीं पे फ्लड आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि उस जगह के वाटर लेवल को मेजर करते हैं कि अगर वहाँ पे आसपास कोई वाटर बॉडीज है तो उसके वाटर लेवल का इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। जैसे हम देखते हैं ना गवर्नमेंट, जैसे बहुत बार आपकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता देती है कि यमुना ना इस पर्टिकुलर डेंजर मार्क से ऊपर आ चुकी है, तो इससे जो एजेंसीज रहती है वो अंदाजा लगाती है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकता है, यमुना फ्लड कर सकती है, तो फिर आपके मेजर्स लिए जाने लगते हैं। तो ये आपके रियल टाइम पे नहीं होता है ना, लेकिन चेन्नई आपका पहला स्टेट बना जो कि रियल टाइम पे, मतलब साथ के साथ पता लग रहा है हमें, जैसे वाटर लेवल राइज हो रहा है तो हमें ना हम ज़्यादा बेटर हम अडेप्ट कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे उसका जो इम्पैक्ट होगा, फ्लड का इम्पैक्ट होगा, राइट। तो चेन्नई पहला स्टेट बना है जो कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम को इंस्टॉल किया, ठीक। बस इतना ही न्यूज़ था, वन लाइनर में आप याद कर सकते हो। सो स्ट्रीट लेवल इनोडेशन फॉरकास्ट आर ऑल्सो गिवन फॉर वल्नरेबल एरियाज ऑफ द सिटी। तो ये हर चीज़ को मैप करेगा कि वो एरिया कितना कंजस्टेड है, ठीक है, उसमें कितना इनंडेशन हुआ है, उसके कहीं पे वाटर क्लॉगिंग तो नहीं है, कहीं पे वाटर लेवल राइज तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों को मैप करके और वो जो भी रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं वहाँ तक डेटा प्रोवाइड करेगा। तो अकॉर्डिंगली जो वो एजेंसीज होंगी फिर वो मिटिगेशन या फिर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाएंगी फ्लड आने से पहले, तो थोड़ा नुकसान कम होगा। फिर देखो आगे, ये सब यहाँ पढ़ सकते हो किस स्टेट में ये सब इंस्टॉल किया गया। और देखो यहाँ पे कुछ ना यहाँ पे आपके टेक्नोलॉजीज दे रखे हैं, तो ये सब भी ना आप जब डिजास्टर आपका थीम है एक आता है ना, आपके पूछ लेते हैं, तो डिजास्टर थीम में आप ये सब बता सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे डिजास्टर को डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका एक टॉपिक बन सकता है। तो वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। सो क्या क्या है आपका, जैसे TN स्मार्ट, अ वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर, ठीक है। उसके बाद आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, कमिश्नरेट फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड द कमिश्नरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी जो अथॉरिटी है तमिलनाडु में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखो आगे, पैन इंडिया SIR टू कवर मोर देन 10 स्टेट्स इन द फर्स्ट फेज। तो SIR क्या है आपका, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये ऑलरेडी मैंने आपको मंथली मैगजीन में डिटेल में कवर कराया है। ये है क्या बेसिकली, ये आपके इलेक्शन कमीशन द्वारा एक एक्सरसाइज कैरी ऑन किया जा रहा है, जिसके तहत आपके जो इलेक्टोरल रोल है ना, जिसमें आपके जो वोटर्स होते हैं उनका लिस्ट रहता है, उसको इसको रिवाइज किया जा रहा है ना। मतलब बहुत सारे जो फेक वोटर्स होते थे या फिर जो आपके जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था उनको इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। मतलब अब उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत सारी डिबेट अराइज हो रही है कि ये कहीं ना कहीं राइट टू वोट का तो आप हनन कर रहे हो, और ये सब इलेक्शन के टाइम पे ही आप क्यों कर रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है ये इन्फ्लुएंस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, है ना, कहीं ना कहीं किसी पार्टी को सर्व कर रही है। तो ये सब बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ECI पे। हालांकि ये सब मतलब डिबेटेबल टॉपिक है, राइट। तो इस पर हम नहीं जाते हैं, हम बस ये देखते हैं कि SIR कंडक्ट कराया गया 10 से ज़्यादा स्टेट्स में। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहा था वो बिहार वाला रहा था, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। सो द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन 10 स्टेट एंड UT इंक्लूडिंग इलेक्शन बाउंडेड असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला एंड वेस्ट बंगाल। और सेकेंड फेज में आपका क्या होगा,
The process is expected to be rolled out in 2 phases beginning with Assam, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and West Bengal where assembly election are due in 2026. फिर देख लो what is SIR electoral role in Bihar, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है. The SIR efforts is to ensure that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. तो ये इसका पर्पस यही है कि जो भी एलिजिबल सिटीजन है वो छूट ना जाए और जो भी इनएलिजिबल सिटीजन है जो फ्रॉड है, ठीक है, वो आपके इंक्लूडेड ना हो इलेक्टोरल रोल में. फिर देखो आगे क्या है आपका SIR इलेक्टोरल रोल. तो हाउस टू हाउस इनोमरेशन इज यूज टू प्रिपेयर न्यू इलेक्टोरल रोल एज पार्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव रिविजन. फिर देखो अवार्ड एंड ऑनर्स में इम्प्रिजन जर्नलिस्ट विन यूज टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड. तो यूरोपियन यूनियन का जो टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड होता है ये किसको मिला है, 2 जर्नलिस्ट को मिला है जो कि ऑलरेडी कैदी थी. ठीक है, तो इनका नाम क्या क्या है, एंड्रेस पॉक्सबोथ और मैजिया एमग्लोबेली. सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, है ना, हो सकता है इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, लेकिन आप मुद्दा ध्यान रखो, है ना, आपको एग्जाम पास करना है. तो ये दोनों का नाम याद रख लेना, पूछ लेंगे कि कौन 2 फीमेल जर्नलिस्ट को यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड मिला है. तो एंड्रेजे पैकेजोबुट और मैजिया एमग्लोबेली. ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखा है, हालांकि इतना डिटेल आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जान लो. एक तो प्राइज़ का नाम क्या है आपका, सैखरोव प्राइज़. ठीक है, और जो एंड्रेस पॉक्सबोथ है वो क्या है, शी इज़ अ कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द इन्फ्लुएंशियल पॉलिस न्यूज़पेपर गैजेटा वाइब्रोक्रेजा. बाप रे बाप, बहुत मुश्किल नेम है ना, मेरे को भी याद नहीं होगा ये चीज़, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर याद करना तो कर लेना, नहीं तो बाद में मेरे को ब्लेम करोगे सर ने तो मना किया था इसलिए हमने छोड़ दिया. वैसे ये सब न्यूज़ तो अवॉइड ही करना चाहिए ना. ये 2 बस इनका नाम याद रख लो, इतना मोर देन इनफ होता है. किस न्यूज़पेपर के लिए क्या है, अब इतना यूपीएससी घुसने लगा तो अब यूपीएससी अब क्या ही कर सकते हैं, अब जान थोड़ी ना दोगे. फिर देखो आगे सेंचुरी. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ. सेंचुरी स्टेटस फॉर फॉरेस्ट ऑफ सरांडा, वाई दिस मैटर्स केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट. तो जो आपका सरांडा जो सेंचुरी है, ठीक है, इसको लेके केस चल रहा था. तो ये बेसिकली हुआ क्या था, पहले तो ये जान लो कि जो सरांडा आपका सेंचुरी है कहाँ पे है, झारखंड और आपके ओडिशा के बॉर्डर पे लोकेटेड है. ठीक है, ये एक काइंड ऑफ आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज मिलते हैं प्लांट्स के, फ्लोरा और फाउना के. ठीक है, तो इसका क्या हुआ था बेसिकली कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इसने क्या किया था 2020 में एक पिटिशनर अप्रोच किया था एनजीटी को, और ये उसने सीख किया था अपने पिटिशन में कि जो ये सरांडा जो है ना, सरांडा जोन, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए. अब किसी जगह को अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, राइट. तो एनजीटी ने भी इस पर संज्ञान लिया, ठीक है, और उसने डायरेक्ट किया जो स्टेट गवर्नमेंट है, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट है, कि आप भैया सरांडा जो आपका इको सेंसिटिव जोन है इसको आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो. लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम हुई, है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, राइट, कि बोला मतलब काइंड ऑफ उनका डिंगी डांगी अप्रोच था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको फटकार लगाई है झारखंड गवर्नमेंट को कि भैया ये इतना इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे देखो क्या क्या मिलता है. दी एनजीटी रिकॉग्नाइज दैट द रीजन वाज अ रिपोजिटरी ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट साल, मतलब जो साल ट्री होता है ना, फाइनेस्ट साल यहाँ पे मिलता है आपको सरांडा फॉरेस्ट में इन द कंट्री. इन 2022 इट ऑर्डर द झारखंड गवर्नमेंट टू कंसिडर वेदर द फॉरेस्ट ऑफ सरांडा नीडेड टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी और नॉट. ठीक है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका बहुत ढीला ढाला अप्रोच था, क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं था कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए. क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा ना तो फिर झारखंड गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो जाता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तो झारखंड गवर्नमेंट फाइनली एग्री किया है कि अब सरांडा जो जोन है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब औहदा दिया जाएगा ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा. लेकिन अब इसमें भी इन्होंने क्या किया है कि कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट कर दिया है. लाइक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो था कि आप टोटल 31,468 स्क्वायर किलोमीटर को डिक्लेयर करना है, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट ने 25,000 ही किया. मतलब कितना उसने एग्जेम्प्ट कर दिया, 60 स्क्वायर किलोमीटर उसने एग्जेम्प्ट कर दिया है. ठीक है, तो ऐसा क्यों किया झारखंड गवर्नमेंट ने, तो झारखंड गवर्नमेंट ये बोलता है कि सरांडा आपका ठीक है इको सेंसिटिव जोन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रिच मिनरल रिसोर्सेज भी प्रेजेंट है. तो भैया अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दोगे तो ये सब तो आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना, तो फिर आपके मिनरल एक्सट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी स्टेट गवर्नमेंट को. तो कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हर्ट होगा, स्टेट के लिए भी कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ हिस्सा को हटा के बाकी सारे हिस्से को इन्होंने एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया. तो वही दे रखा है यहाँ, द फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ सरांदा इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कवर 856 किलोमीटर. इट प्रेजेंटली हार्बर एलिफेंट
four horned antelope, sloth bears, and a wide variety of flora and fauna. Tigers too have been sighted in the past. Of particular concern have been mining activities in the area. तो दिक्कत इसीलिए थी कि क्यों इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी हो रहा था, पोचिंग हो रहा था, बहुत सारा ट्रेड किया जा रहा था, जो भी इस पे स्पेसिमेन होते हैं एनिमल्स के। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी वेस्टेड था, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ हिस्से को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करके कुछ को नहीं किया है, राइट। और गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया है कि हमने क्यों इतना पोर्शन को लेफ्ट आउट किया है, एग्जेम्प्ट किया है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये हम ट्राइबल राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो जाएगा तो आपके कहीं ना कहीं जो ट्राइब्स हैं उनके भी तो एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शन आएगी, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका ट्राइबल राइट है उसको वायलेट कर रहा है एज पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 1996। और जो 2006 वाला फॉरेस्ट राइट एक्ट था, ठीक है, उसको ही कहीं ना कहीं ये वायलेट करेगा। अगर हम पूरे एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देंगे तो ट्राइबल राइट्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। समझ आए? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको क्या याद रखना है कि सरांदा जो है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड गवर्नमेंट को फटकार लगाया था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एरिया एग्जेम्प्ट कर दिया गया ये साइड करके कि उस एरिया को हमने किस लिए रिजर्व रखा है, जो ट्राइब्स है वहाँ पे लोकेटेड उनके लिए, ताकि उनका राइट्स हनन ना हो, उनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट ना हो। और उसके पीछे का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट का वो क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन। क्योंकि आपका जो सरांडा रिजर्व है यहाँ पे आपके देखो ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सरांडा रीजन अकाउंट्स फॉर अराउंड 26% ऑफ द कंट्री आयरन ओर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे कंट्री का 26% आयरन ओर रिजर्व लोकेटेड है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ हिस्सा अपने लिए रिजर्व रख लिया, राइट। न्यूज़ आपको समझ आ गया होगा फाइनली, है ना, क्या इसका पीछे का बैकग्राउंड है। तो आप पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ रिलेट कर लेना जो कि आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नेशनल ग्रीन जो आपके ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये इसके अंदर ये मतलब कौन कौन से एक्ट के अंदर ये सुनवाई कर सकती है, मतलब अपना जो भी डिसीजन दे सकती है, और इसमें कौन कौन से एक्ट आपके एग्जेम्प्टेड हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव लिस्ट याद कर लिया करो, है ना। तो जैसे ये एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, इन सब पे अपना रूलिंग दे सकती है। लेकिन कौन से एक्ट एग्जेम्प्टेड हैं, तो वो है आपका एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उस पर ये रूलिंग दे सकती है एनजीटी, लेकिन ये नहीं दे सकती है। WPA 1972 एग्जेम्प्टेड है। और सेकेंड आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। तो ये दोनों जो एक्ट हैं ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इस पर एनजीटी रूलिंग नहीं दे सकती है। बाकी वाटर एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980, ठीक है। तो ये एक बार मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर एक्ट 1981, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, पब्लिक लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट 1991, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं इस पर अपना रूलिंग दे सकती है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट एक बार देख लेना, 2001 है या 2002 है, ठीक है। तो इन सारे एक्ट पे अपना रूलिंग दे सकती है एनजीटी। जो नेगेटिव लिस्ट है किस पे नहीं दे सकती है, तो वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। तो ये आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है पहले प्रीलिम्स वगैरह में, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप। फिर देखते हैं आगे। इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन सुनील अमृत विंस ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज। वन लाइनर है, डायरेक्टली याद करो, ज़्यादा डिटेल में घुसने की नीड नहीं है। तो इंडियन ओरिजिन जो हिस्टोरियन है सुनील अमृत, इनको ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। फिर देखो आगे इंटरनेशनल न्यूज़ में, इंडिया री इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ COP10 ब्यूरो, रीअफर्म्स कमिटमेंट टू क्लीन स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स को लेके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ठीक है, तो COP10 का इंडिया को वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है, राइट। इसमें इंडिया की तरफ से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दो जो इंटेलेक्चुअल्स देख रहे हैं, बुद्धिजीवी, इनका नाम क्या क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। श्री हरि रंजन साव सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड श्री अनंत कुमार, ठीक है। बाकी इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को किस लिए बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है।
कि इसका पर्पस क्या है, टू एलिमिनेट डोपिंग इन स्पोर्ट्स ग्लोबली। तो जो आपका स्पोर्ट्स में जो भी आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, डोपिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए ये आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, तो इसका ये 10वां वर्जन था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इंडिया को वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन किए हैं, श्री हरि रंगराजन राव जो कि इस स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, एंड श्री अनंत कुमार जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। समझ आए? तो ये दोनों का नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है। राइट, फिर देखो आगे, तुवालू बिकम्स 90th मेंबर ऑफ IUCN अमिड क्लाइमेट क्राइसिस। तो जो तुवालू है ये आपका किसका पार्ट है? देखो आपको पता है कि 3 टाइप के आपके नेशन है पैसिफिक ओशन में। एक है पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया। ठीक है, तो जो आपका तुवालू है ये पोलिनेशिया का पार्ट है। तो आपको ये सब में जो सारे आइलैंड का तो नाम नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है उनका नाम पता होना चाहिए कि पोलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, मेलेनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं। ठीक है, तो तुवालू जो है आपका ये पोलिनेशिया का एक आइलैंड है जिसको क्या बनाया गया, IUCN का 90th मेंबर बनाया गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है मैं बता देता हूँ। मेलेनेशिया में आपके कौन कौन से हैं? मेलेनेशिया में आपके पपुआ न्यू गिनिया, मैं सिर्फ फेमस वाला बता रहा हूँ, पपुआ न्यू गिनी और फिजी। ठीक है, और एक सोलोमन आइलैंड भी फेमस है, ये देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमारे डिग्नेटरीज विजिट करते ही रहते हैं। तो मेलेनेशिया में ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। पोलिनेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ है? पोलिनेशिया में है आपके हवाई, न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी मैं जो बताया आपको, तुवालू, कुक आइलैंड और तोंगा। राइट, वैसे ही माइक्रोनेशिया में कौन कौन सा आपके, एक ही 2 इंपॉर्टेंट है, मार्शल आइलैंड और नाउरू। तो चाहो तो ये सब नोट कर सकते हो आप, है ना। इन सब का लोकेशन कैसे कैसे है, तो देखो पोलिनेशिया इधर है आपका, मेलेनेशिया इधर है और माइक्रोनेशिया इधर है। फिर आओ आगे, OpenAI अनवील्स AI पावर्ड सर्च ब्राउजर एटलस इन ए चैलेंजिंग टू गूगल। तो देखो भैया, जैसे गूगल आपके चैट GPT के डोमेन में उतर गया, तो अब भाई OpenAI जो है सैम अल्टमैन की कंपनी है ना, जिसको बैकिंग कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट करता है। तो OpenAI अब अपना सर्च इंजन लॉन्च करने जा रहा है। जैसे गूगल का है ना सर्च इंजन, वैसे एटलस नामक जो सर्च इंजन है वो OpenAI लॉन्च करने जा रहा है। तो पूछ लेंगे कि एटलस जो सर्च इंजन है वो किस कंपनी का है, तो OpenAI का है। ठीक है, तो compete करना चाहता है गूगल से। हालांकि अभी गूगल का जो यूजर डेटाबेस है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब गूगल पे आप ट्रैफिक देखोगे तो आपके बिलियंस में है, 100 बिलियन से भी पार आता है पर डे का ट्रैफिक। और अभी चैट GPT वगैरह आप देखोगे तो इस पर अभी ट्रैफिक 64 मिलियंस पर डे यूजर्स होते हैं, मतलब मैं अप्रॉक्स फिगर आपको बता रहा हूँ। तो अभी compete करने में टाइम लगेगा जो OpenAI है इन द फील्ड ऑफ सर्च इंजन, है ना, गूगल से। लेकिन वही है कि अच्छा है, ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे चैट GPT ने आके एकदम रिवॉल्यूशन ला दिया। अब हम लोग 25 से 31 अक्टूबर 2025 का न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज है आपका, ANRF इन कोलैबोरेशन विथ ICMR एंड गेट्स फाउंडेशन लॉन्चेस महामेडटेक मिशन। तो जो ANRF ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसने ICMR के साथ कोलैबोरेशन करके एक आपका महामेडटेक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो महामेडटेक मिशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, तो देखो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो इंडिया है वो हर एक सेक्टर में लगभग उसको डिजिटलाइज करने के प्रयास में लगा हुआ है। तो जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर को भी हम डिजिटल बनाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक्सेस पहुंच पाए और जो हमारा जो हेल्थ केयर है वो और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बन पाए। तो उसी के तहत एक ये आपका स्टेप है जिसके तहत क्या जो की ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या रहने वाला है, ड्राइव पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट बाय सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज दैट एड्रेस प्रायोरिटी डिजीज एरियाज एंड एक्सपैंड एक्सेस टू सेफ हाई क्वालिटी केयर। राइट, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया, और सेल्फ रिलायंस और कॉम्पिटिटिवनेस बाय कैटलाइजिंग इंडिजिनस मेडटेक डेवलपमेंट। समझ आया? तो इस न्यूज से जो आपको याद रखना है पेपर 1 के लिए वो ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ICMR के साथ कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके आपके महामेडटेक मिशन लॉन्च किया, तो वो है आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। समझ आया? बाकी यहाँ पे स्कोप ऑफ द मिशन है, ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसका देखो आगे, स्टडी लिंक्स लैंड यूज टू वाटर पॉल्यूशन इन मणिपुर लोकतक लेक। तो देखो मणिपुर का जो लोकतक लेक है बहुत फेमस लेक है और
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब कई बार आपके अक्रॉस वेरियस एग्जामिनेशन इससे सवाल आते रहे हैं। तो जो आपका लोकतक लेक है, यहाँ का जो फेमस जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है आपका, फुमदीज। ठीक है, यहाँ पे आपके बेसिकली जो फ्लोटिंग वेजिटेशन पाए जाते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेशन, जिनको लोकली हम क्या बोलते हैं, फुमदीज बोलते हैं। और यहाँ पे जो यूनिक स्पीसीज पाई जाती है वो कौन सा है आपका, डांसिंग डियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉ एंटलर्ड डियर। ये यहीं पे पाए जाते हैं, संघाई डियर भी इनको बोलते हैं लोकली, और डांसिंग डियर, राइट। तो ये आपका लोकतक लेक का कुछ यूनिक पॉइंट है, और ये आपका क्योंकि बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली रिच एरिया है इसलिए न्यूज में रहता है। तो अभी कुछ स्टडी कंडक्ट कराया गया जिसने बताया कि जो आपका लोकतक लेक है यहाँ पे भी वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू लैंड यूसेज। ठीक है, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, लोकतक लेक इज होम टू 132 प्लांट स्पीसीज एंड 428 एनिमल स्पीसीज। इसीलिए आपका बेसिकली बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल रिच रीजन है। बाकी लोकतक लेक है कहाँ पे, तो ये तो बहुत कॉमन है, आपका कहाँ पे है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में। तो इस न्यूज से आपको इतना ही याद रखना था। फिर देखते हैं आगे, फुल्ली अवेयर ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंपैक्ट सेज सेंटर। तो देखो, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था ये आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। क्यों इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, क्योंकि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, इसमें अंदाजा था, जो बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट थे उनका ये एस्टिमेशन था कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपके बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जो वहां पे जो लोकल ट्राइब्स है उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, तो मतलब नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए जो आपके कोठारी जी थे, इन्होंने पिटीशन फाइल किया, आशीष कोठारी, इस प्रोजेक्ट को मतलब इस प्रोजेक्ट पे रोक लगाने के लिए। तो यही केस आपका चल रहा था। तो इस केस की जो आपकी ऑपोजिट पार्टी कौन सी है, गवर्नमेंट है ना, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने केस किया कि गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट जो शुरू करने जा रही है इससे नेचर को और बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने अपना ये दलील दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग अवेयर हैं, मतलब जो भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो भी इंपैक्ट रहने वाला है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे हम अवेयर हैं, और इस प्रोजेक्ट को पूरा सस्टेनेबली डेवलप किया जाएगा, मतलब हर चीज का ध्यान में रखा जाएगा, कोई भी ट्राइबल्स जो वहां पे प्रेजेंट है उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। तो न्यूज बस इतना ही था। लेकिन अब मान के चलो आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, तो इस न्यूज में से आपको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, पूरा आर्टिकल रीड करने की जरूरत नहीं है ना। ये आर्टिकल आपका बेसिकली जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया उसी के बारे में थोड़ा डिटेल है कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये केस हुआ। लेकिन हमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, वो याद रखना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जब भी आप सुनते हो तो आपको तुरंत से रिकॉल करना है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करती है, सबसे पहले है ना 10 डिग्री चैनल। तो एक तो फैक्ट ये हो गया। उसके बाद जो अंडमान जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये भी आपके 4 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका ग्रेट अंडमान, फिर है आपका मिडिल अंडमान, फिर है आपका लिटिल अंडमान, सॉरी साउथ अंडमान, फिर है आपका लिटिल अंडमान, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, और फिर यहां से आपका आ जाता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार में आपके बहुत सारे नेशनल पार्क है ना। एक तो आपका ग्रेट निकोबार ही जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी है, फिर कैंपेबल आप सुनते हो, कैंपेबल, ठीक है, गैलेथिया नेशनल पार्क, ये सब कहां पे आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, राइट। उसके बाद जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो भी कहां पे है आपके ग्रेट निकोबार में। तो ये सब चीजें आपको एक्टिव रिकॉल करनी है। उसके बाद मैं बोलूंगा अगर कि अंडमान एंड निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है आपका, तो वो है आपका सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक है आपका। और जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक क्या है, वो है आपका माउंट थुलियर। ठीक है, उसका रिसेंटली आपके जो बैरन आइलैंड था, एक्टिव वोल्केनो, ये यहां पे इमर्ज हुआ। अब देख पा रहे हो आप, मैं कितनी चीजें यहां पे रिलेट कर दिया। वैसे ही जो यहां पे फेमस ट्राइब पाए जाते हैं, शॉम्पेन ट्राइब हो गया, जोरावा ट्राइब हो गया, राइट। उसका सेलुलर जेल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ट्राई सर्विसेज कमांड है वो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे प्रेजेंट है। तो ये सब मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ ना, इसको आप भी ये प्रैक्टिस क्या करो। जैसे मैं भी ये काम करता हूँ, जब न्यूज पढ़ते हैं ना तो आपके पास A4 मैं हमेशा बोलता हूँ लेके बैठा करो साथ में। अब A4 शीट लिया, जैसे ही अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कुछ न्यूज आया तो मैं सारा अपना स्टैटिक पीछे का रिलेट कर लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, है ना, खाली पेज है, कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपका दिमाग कितना, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो ना अपना फिटनेस के लिए, वैसे ही आप समझ जाओ कि अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए इस टाइप का एक्सरसाइज करना होता है। इसी को हम एक्टिव रिकॉलिंग मेथड बोलते हैं, राइट। समझ आया क्या क्या चीजें रिलेट करनी है और ये न्यूज के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बस इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। फिर देखो, ईस्ट कोस्ट ब्रेसेस फॉर रफ वेदर एज साइक्लोन मोन्था डेवलप्स टुडे। तो आपको पता है कि जो हमारा अक्टूबर मंथ है इसमें साइक्लोन मोन्था आया था। साइक्लोन मोन्था का नाम किसने दिया था, वो थाईलैंड ने दिया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। और ये आपके बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आया था। तो ज्यादातर जो हमारे साइक्लोन आते हैं, खासकर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आते हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब अरेबियन सी में भी देखने को मिल जा रहे हैं साइक्लोन, लेकिन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके फिजिबल कंडीशन मिलता है। समझ आए? अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये आपके ज्यादातर वाटर बॉडीज में ही फॉर्म होते हैं।
ठीक है, मोस्टली वाटर बॉडीज में फॉर्म होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं या फिर जो फ्रंटल साइक्लोन होते हैं, क्योंकि आपके दो टाइप के साइक्लोन एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन जो कि फ्रंट के वजह से डेवलप होते हैं, और ये आपके लैंड और ओशन दोनों ही एरिया में फॉर्म होते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ज्यादातर आपके ओशन रीजन में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें भी ये इक्वेटर के पास नहीं फॉर्म होते। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो नियरली एब्सेंट रहता है, और कोरियोलिस फोर्स आपका बहुत नेसेसरी कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये सब आई होप आप लोग को मतलब डिटेल्स पता होंगे, स्टैटिक आपने पढ़ा होगा। तो जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक आपके लगभग आपके ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एब्सेंट दिखते हैं। इतना समझ है। उसके बाद जो साइक्लोन मोंथा से रिलेटेड न्यूज है, ये तो हमने देख लिया कि किन किन रीजन को ये हिट किया। तो ओडिशा का देख रहे हो आप कुछ रीजन है, उसका छत्तीसगढ़ का है, इधर आपका आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन है, ठीक है, और आपका तेलंगाना का कुछ रीजन है। तो मतलब ये सारे जो रीजन है ये अफेक्टेड थे बाय द साइक्लोन मोंथा। अब जो पिछले जो साइक्लोन आ रखे हैं बे ऑफ बंगाल में, वो भी देख लो आप। 2018 में तितली आया था, फिर क्यांत आया था, हुदूद आया था, ओगनी आया था। तो ये जो साइक्लोन मोंथा है ना, इसने सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा में किया। देख रहे हो, सबसे लार्जर पार्ट ओडिशा का कवर हो रहा है। तो ये सब तो बेसिक न्यूज थी जो कि मोंथा से आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब आपको एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको क्या पता होना चाहिए कि कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है। तो देखो, इस पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल आया हुआ था, तो हमने सेम आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाउ डू साइक्लोन फॉर्म एंड हाउ आर दे मेजर्ड। अब ये आपका पूरा प्योर स्टैटिक है, इसमें कोई आपके क्या बोलते हैं करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कैसे साइक्लोन आपके फॉर्म होते हैं, तो आपको पता है कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, एक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वार्म सी सरफेस टेम्परेचर जनरली अबव 26.5 डिग्री सेल्सियस। तो लो प्रेशर आपके कहां पे डेवलप होता है? जहां पे आपका वार्म टेम्परेचर होता है। ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ताकि जो एयर है वो राइज कर पाए, ताकि जो एयर है या कन्वेक्शन करंट है वो फॉर्म हो पाए। इतना समझ है। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन है वो चाहिए कि आपका जो वर्टिकल शेयर विंड है ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो शेयर विंड क्या होता है आपका? जो आपके अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड फ्लो होते हैं और जो आपके लोअर एटमॉस्फेयर में जो विंड फ्लो होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा ना और प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल शेयर विंड अगर स्ट्रांग होगा, तो जो आपका वर्टिकल विंड जो आपके साइक्लोन के लिए राइज कर रहे हैं ये आपके फॉर्म नहीं हो पाएंगे। मतलब बेसिकली आपका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपके जो एब्सेंस ऑफ वर्टिकल शेयर विंड मतलब एक नेसेसरी कंडीशन है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, वर्टिकल शेयर विंड। समझ है। उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तभी तो जाके आपका स्पाइरल फॉर्मेशन होता है। और आपको ये पता है कि जो साइक्लोन फॉर्म होता है, तो अगर मान चलो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म हो रहा है तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा, और जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स कोई भी आपकी विंड हो या साइक्लोन हो वो आपके राइट साइड में मूव करती है, और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में मूव करती है। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने टिक लगा दिया है। अगर आपको ये आपको पीडीएफ ना एकदम इस लेक्चर के बाद शेयर कर दिया जाएगा, तो जब आप खुद से गो थ्रू करोगे तो ये सारा टिक हुआ पढ़ लेना। जैसे आपका फॉर एग्जांपल वार्म सी टेम्परेचर चाहिए 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां दे रखा है इज दैट एटमॉस्फेयर मस्ट बी अनस्टेबल। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल होना चाहिए ताकि जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो पाए। उसके बाद देखो जब साइक्लोन फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो देखो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइक्लोन का वो होता है आई ऑफ साइक्लोन। ये पढ़ा होगा आपने। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पेज लेके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो जो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, मान के चलो ये आपका ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लो प्रेशर कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि जो विंड है ये आपके अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पे आएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, अब जैसे ये विंड आ रहे हैं, तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा बेसिकली कि जो विंड है ये अपने राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ऐसे मूव करने लगेंगे, है ना, ऐसे मूव करने लगेंगे। तो जो साइक्लोन का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में फॉर्म होने लगे। आप देख पा रहे होगे, है ना, ये डायरेक्शन में फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो विंड है ये ऐसे ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ये क्या बोलते हैं ऊपर उठना शुरू होंगे। और अब जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा ना वो आपके साइड में क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो ये विंड है यहाँ पे कंडेंस भी करेंगे, तो कंडेंस करेंगे तो यहाँ से रिलीज होगा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। तो जब यहां से वार्म आपका हीट रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, फर्दर जो आपका आई ऑफ साइक्लोन है इसको और स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, और उसके बाद और हवा आके यहाँ पे मर्ज करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, राइट। तो जो यहाँ पे बेसिकली जो साइड ऑफ साइक्लोन है जिसको हम आई वॉल बोलते हैं, आई वॉल, यहां पे आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म हो जाएगा, ऐसे दोनों साइड साइक्लोन के। थोड़ा सा मैं पतला ले लेता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे ये साइक्लोन है, ठीक है,
तो इसको हम बोल रहे हैं, बीच वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, आई ऑफ साइक्लोन। और जो साइड वाला पोर्शन है जहां पे आपके ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आई वॉल। तो जो मेन क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ना वो आई वॉल पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका एयर है ये यहाँ पे कंडेंस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश होगी। और जो आपका आई वाला रीजन है ये आपका काम रहता है, ठीक है, ये जो रीजन रहता है बेसिकली आई वाला रीजन, जो आई वाला रीजन रहता है ये आपका काम रहता है। यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गिवन है, देखो ये यहाँ पे a deflection of circulating air due to the earth rotation causing it to curve right in the northern hemisphere and left into induced rotation. As the Coriolis effect is weakest at the equator, cyclone rarely form within about 5 degree of latitude from it. At the same time, the vertical wind shear, which is difference in wind speed and direction between the lower and upper levels of atmosphere, must be low. तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद as the cyclone develop a well defined center called the eye, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था, this is a calm clear region surrounded by a ring of towering thunderstorm that produce the most intense wind and heaviest rainfall called the eye wall. तो देख रहे हो, तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने एंड से रीड कर लेना। उसके बाद जो आपके साइक्लोन है वो अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग नाम से क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अटलांटिक में इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है, अटलांटिक में हरिकेन नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन है वहां पे इसको टाइफून नाम से जाना जाता है, टाइफून, ठीक है। उसके बाद जो साइक्लोन की स्पीड रहती है वो आपके 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर से लेके 222 किलोमीटर पर आवर तक भी होती है। मतलब ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी एक फैक्ट से आप अवेयर होगे कि जो साइक्लोन है जैसे ये लैंड पे जाके हिट करती है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये कम हो जाती है, राइट। तो साइक्लोन भी जो आपके फॉर्मेशन होता है डिफरेंट स्टेजेस में होता है। तो जो लास्ट स्टेज होता है साइक्लोन का उसमें वो वीक पड़ जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है साइक्लोन से, समझ आए। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थे साइक्लोन मोंथा से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 टू ऑनर एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको पता है कि आपके अवार्ड से आजकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है। इस साल के भी आपके सीएपीएफ पेपर में अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो इसमें आपके 4 कैटेगरी दिया गया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अवार्ड है ताकि ये मतलब इनकरेज कर सके जो साइंटिस्ट हैं, यंग साइंटिस्ट है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में और इनोवेशन करने के लिए। तो ये डिफरेंट आपके पुरस्कार हैं, जैसे विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान श्री हो गया, जैसे आप सुनते हो ना आपका भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वैसे ही आपका विज्ञान रत्न जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड कंसिडर किया जाएगा, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। वैसे विज्ञान श्री हो गया। फिर उसके बाद विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और उसके बाद विज्ञान टीम पुरस्कार। तो ये सारे कुछ आपके कैटेगरी हैं जिनके बेसिस पे आपको अवार्ड मिलेगा। विज्ञान रत्न उसको मिलेगा, मतलब बेसिकली ये काइंड ऑफ आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा। मतलब जो साइंटिस्ट ने अपने पूरे लाइफ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उसको ये विज्ञान रत्न अवार्ड मिलेगा। तो इस बार किसको मिला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे। तो इनका नाम क्या है आपका, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनको फिजिक्स के लिए आपके विज्ञान रत्न मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि इस बार भी आपके सीएपीएफ 2025 में अवार्ड से सेम अवार्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन। तो इसको नोट कर लेना आप, है ना। बाकी ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग बोलते हो कि सर ये सब वीकली वाली पीडीएफ शेयर कर दिया करो, तो अब हम ये इंश्योर करेंगे कि आफ्टर दिस लेक्चर आपको ये पीडीएफ तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाए। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नारिकर का नाम याद रखना क्योंकि ये आपका हाईएस्ट अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। बाकी विज्ञान श्री में क्योंकि बहुत लोग को मिला है तो आप सबका नाम आप याद नहीं कर पाओगे और ये फिजिबल भी नहीं है, तो बस एक बार ग्लांस कर लेना आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो जहां से और क्वेश्चन पूछ सकते हो वो है विज्ञान टीम, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीम को मिला है ना अवार्ड, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किस टीम को मिला है, टीम अरोमा मिशन ऑफ CSIR, इनको क्या मिला, विज्ञान टीम अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, समझ आए। और विज्ञान श्री और विज्ञान युवा में बहुत लोगों को अवार्ड मिला है, तो यहां से क्वेश्चन कम पूछने के चांसेस है, समझ आ रहा है। फिर देखो आगे, Why has IUCN रेड फ्लैग दी वेस्टर्न घाट्स। तो IUCN ने वेस्टर्न घाट को रेड फ्लैग क्यों किया, मतलब बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है ये थ्रेट है ना, इसको थ्रेट है। यहाँ के जो भी स्पीसीज पाए जा रहे हैं फ्लोरा और फौना के, उनको थ्रेट है। और आपका पता ही है कि जो वेस्टर्न घाट है हमारे इंडिया का वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इसको पहले भी कंजर्व करने के लिए मान के चलो, इसके बेसिकली इसके रिव्यू के लिए पहले भी कमेटी सेटअप हुई थी, जैसे गाडगिल कमेटी जो थी, ठीक है। तो गाडगिल कमेटी के तहत तो पूरा वेस्टर्न घाट्स को ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था। इनका कहना था कि जो पूरा वेस्टर्न घाट है इसको EA डिक्लेयर कर दो और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है, माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, सब पे रोक लगा दो। तो ये काफी एक्सट्रीम था, इसीलिए इसके बाद जो आपके कस्तूरी रंगन कमेटी का सेटअप हुआ था
वेस्टर्न घाट के लिए। तो इन्होंने थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया। इन्होंने बोला कि पहले हम एरिया आइडेंटिफाई करेंगे जिनको बहुत ज्यादा खतरा है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा आपका इको सेंसिटिव जोन है, और उन एरिया में हम बेसिकली जो आपके माइनिंग एक्टिविटी हो गया या फिर अदर कमर्शियल एक्टिविटी हो गया उसको प्रोहिबिट करेंगे। तो ये थोड़ा बैलेंस अप्रोच था, पूरे एरिया में ना करने के बजाय हम जो आपका मोस्ट वल्नरेबल एरिया उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे रोक लगाएंगे। तो ये आपका कस्तूरी रंगन कमेटी का था। और बाकी लेटेस्ट कौन सा कमेटी आपका वेस्टर्न घाट का सेटअप हुआ है, आपके संजय कुमार कमेटी है, ठीक है। तो ये कुछ कमेटी थे जो कि रिलेटेड थे वेस्टर्न घाट से। अब वेस्टर्न घाट में जो न्यूज है आपको समझ आ गया कि आईयूसीएन ने इसको रेड फ्लैग कर दिया, क्योंकि आपका मतलब काफी वल्नरेबल जोन है, काफी इको सेंसिटिव एरिया है। तो अगर इस पूरे पूरे इस आर्टिकल को पढ़ने की आपको नीड नहीं है, अब समझ आ रहा है, बस ये जिस्ट पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे आईयूसीएन ने आपके 4 रिपोर्ट रिलीज किया अर्लियर दिस मंथ विच एट्रीब्यूट 4 थ्रेट टू द लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीसीज इन साउथ एशिया, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म एक्टिविटी, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड रोड्स। उसके बाद वेस्टर्न घाट आर हाईली इंडेंजर्ड नॉट लिस्ट बाय 100 ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेकअप लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस बट नर्चर मोर देन 20% ऑफ मैप्ड ग्लोबल स्पीसीज रिचनेस। तो जो आपके नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं ये आपके लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें आपके 20% से भी ज्यादा स्पीसीज रहती है ना, मतलब 20% ज्यादा स्पीसीज रिचनेस रहता है। अब मान के चलो वेस्टर्न घाट से हमने ये न्यूज पढ़ लिया, अब क्या आपको रुक जाना है? नहीं, अब आपको इसके पीछे का स्टैटिक लिंक करना है। जैसे आपको ज्योग्राफी में वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो अब हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पेनिनसुलर जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है उसके वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में लोकेटेड है आपका वेस्टर्न कोस्टल रीजन, सो फॉर्मिंग द वेस्टर्न एज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रनिंग पैरेलल टू द अरेबियन सी, ठीक है। बाकी वेस्टर्न घाट किन किन स्टेट्स में फैला है तो ये आपको पता होना चाहिए 6 स्टेट्स, क्योंकि इससे भी आपके पहले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो कौन कौन स्टेट है ये आपका? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। और अगर रिवर वाइज देखा जाए तो ताप्ती रिवर और कन्याकुमारी, ठीक है। ताप्ती रिवर वैली एंड कन्याकुमारी के बीच में जो है आपका वेस्टर्न घाट लाई करता है, जो कि लगभग कितना डिस्टेंस है? 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है लगभग 1600 किलोमीटर का है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट का जो आपका वेस्टर्न साइड का स्लोप है ये आपका ओरोग्राफिक रीजन में आता है, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है। और जो आपका ईस्टर्न स्लोप है वो थोड़ा स्लैंटिंग है और आपका रेन शैडो जोन में आता है। तो ये सब आप ज्योग्राफी में बेसिक पढ़ते होंगे। जो हमारा मानसून आता है, मानसून की वजह से आपका वेस्टर्न साइड में तो आपका ठीक ठाक बारिश होता है, लेकिन आपके ईस्टर्न साइड में सेमी एरिड कंडीशन बन जाता है ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट। अब मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, है ना, ये आपका स्टैटिक पार्ट है, आप लिंक कर लेना। सो दे हैव जेंटल स्लोप ऑन द ईस्टर्न साइड। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट है इसको हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है आपका नॉर्दर्न सेक्शन, एक होता है आपका मिडिल सेक्शन, एक होता है आपका सदर्न सेक्शन। तो इसके बारे में ही देख लेते हैं। देखो ये सब इस बार हमने थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट ये किया है कि हमने जो स्टैटिक चीज है ना वो आपके साथ के साथ लगा दिया है, ताकि जब ये आपको पीडीएफ शेयर किया जाए तो आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जाके यहाँ से रिवाइज कर पाओ। तो अब देखो जो नॉर्दर्न सेक्शन में वेस्टर्न घाट का है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रेंजेस प्रेजेंट है, ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो नॉर्दर्न सेक्शन है उसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। एक तो पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा चीज, यहाँ पे आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट होती है, लाइक गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर आपके महाबलेश्वर से हो रही है। गोदावरी रिवर आपको पता है त्रिंबकेश्वर हिल नासिक से हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पीक प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? कलसुबाई पीक, सलहर पीक और हरिश्चंद्र पीक, ठीक है, ये सारे महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट पास है, अब ये स्टामाक कर लेना, इस पास से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट में 3 पास टोटल प्रेजेंट है, एक है थाल घाट, एक है भोर घाट और नीचे देखोगे आप पाल घाट, ठीक है, ये पाल घाट। तो ये 3 आपके पास प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट में जो इंपॉर्टेंट है। तो थालघाट जो पास है वो किसको किसको लिंक करता है? नासिक को मुंबई से लिंक करता है। जो भोरघाट पास है वो किसको किसको लिंक करता है? मुंबई को पुणे से लिंक करता है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो मिडिल सेक्शन। अब मिडिल सेक्शन में आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स मिलता है, जो कि कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है, और ये कहाँ पाया जाता है? आपके कर्नाटका रीजन में, राइट। दूसरा चीज यहाँ पे आपके ब्रह्मगिरी हिल्स भी प्रेजेंट है, ब्रह्मगिरी हिल्स, जहां से आपके कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है, कावेरी रिवर। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पीक है वो कौन सा है? आपके कुदेरमुख है, पुष्पागिरी है, ठीक है, और इसका जो एवरेज हाइट है अराउंड 1200 मीटर है, राइट। और इसका जो सेक्शन है कहाँ कहाँ आपका मतलब स्पैन है? गोवा, कर्नाटका एंड टर्मिनेट्स इन द नीलगिरीज। उसके बाद आता है आपका सदर्न सेक्शन। सदर्न सेक्शन में आपके वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक प्रेजेंट है, कौन सा? अनाईमुडी, ठीक है। उसके बाद जो पालघाट गैप है वो आपके सदर्न सेक्शन में ही प्रेजेंट है। तो जो पालघाट गैप है ये आपके ऊपर वाले सेक्शन को नीलगिरी से क्या करता है? सेपरेट करता है। बेसिकली जो आपका पालघाट गैप है इट सेपरेट्स द नीलगिरीज फ्रॉम द अन्नामलाई हिल्स। फिर अन्नामलाई हिल्स के बारे में कुछ डिटेल देख लो। जैसे यहाँ से आपकी पेरियार रिवर ओरिजिनेट होती है, ये पूरे आपके पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक है और वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर नीलगिरी का हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो वो आपका डोडा बेटा है।
डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी आपका बेसिकली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद कार्डमम हिल्स है, ठीक है। कार्डमम हिल्स भी आपके कहाँ प्रेजेंट है, सदर्न सेक्शन में प्रेजेंट है। इसमें फिर आपके शेंकोटाई पास है, उसके बाद वाईगाई रिवर है, ठीक है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर अगस्तमलाई हिल है जो कि आपके सदर्न मोस्ट पार्ट है किसका, वेस्टर्न घाट का। आई थिंक थोड़ा सा फास्ट हो गया है, बट देखो ये सब आपके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कम भी समझ आए तो पीडीएफ तो शेयर किया ही जाएगा, तो वहां पे आप चीजें याद कर सकते हो। तो ऐसे हमें न्यूज को पढ़ना होता है। मतलब जब आपने देखा जैसे ही वेस्टर्न घाट, तो हमने पूरे पीछे का वेस्टर्न घाट का जो स्टैटिक पार्ट था वो लिंक कर लिया ज्योग्राफी का, और ये यहाँ पे आपके साथ के साथ स्टैटिक तैयार हो गया। समझ आ रहा है। फिर देखो आगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एम्स टू इंप्लीमेंट समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन रूरल इंडिया। अच्छा, तो अब जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो यार, आज के डेट में इंटरनेट पेनिट्रेशन तो हो चुका है, रूरल एरिया में भी इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन जो डिजिटल लिटरेसी है ये अब तक नहीं पहुंची है। इसीलिए आपको डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है अर्बन और रूरल एरिया में। मतलब जो अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं उनको डिजिटल जो आपके डिजिटल एप्स हैं या फिर जो भी आपकी डिजिटल चीजें हैं उसको यूज करना अच्छे से आता है। लेकिन गांव में भले नेट पहुंच गया है, लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, लेकिन अभी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, मतलब उनको यूज नहीं करना आ रहा चीजें, है ना। तो वही वाली बात होगी कि आपके पास हथियार तो है लेकिन आपको मतलब लड़ाई लड़नी ही नहीं आती है। समझ आ रहा है। तो इस चीज को गैप, इस मतलब ये बेसिकली जो गैप है, जो डिवाइड है, इसको ब्रिज करने के लिए ये आपके एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम लाया गया है, समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस। फिजिटल बेसिकली फिजिकल और डिजिटल को मिला के बना है फिजिकल प्लस डिजिटल। समझ आ रहा है। तो इसका एम ही यही रहेगा। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये प्रोग्राम है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस है ये किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है या किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद जो इसका एम है वो क्या है, बेसिकली कि जो भी आपके गांव है, रूरल एरिया है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, और वहां पे लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन लोग कहां पे होंगे, बेसिकली आपके एक केंद्र बनाया जाएगा, समृद्धि केंद्र, ठीक है। तो अभी हम आगे न्यूज देख लेते हैं पहले। तो जैसे 3 विलेज को आपके आइडेंटिफाई किया गया है। द समृद्धि ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट इज envisaged as a pioneer physical plus digital services model integrating on ground presence with robust digital infrastructure to empower rural citizen। तो इसके तहत आपके बेसिकली 3 गांव को आइडेंटिफाई किया गया है। एक है आपका अरी एंड उमरी इन मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका नारा कोदरू इन आंध्र प्रदेश, और तीसरा है आपका चौरवाला इन उत्तर प्रदेश। तो इन 3 विलेज में आपके क्या बनाया जाएगा, समृद्धि केंद्र बनाया जाएगा। और ये समृद्धि केंद्र का जो बेसिक काम क्या होगा, टू डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड स्किलिंग प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड IoT बेस्ड सॉइल टेस्टिंग, ड्रोन सपोर्ट, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। वैसे हेल्थ केयर के लिए टेली कंसल्टेशन, हेल्थ ATMs, इमरजेंसी केयर्स। फिर ई गवर्नेंस के लिए सपोर्ट करेगा लाइक असिस्टेड एक्सेस टू सिटीजन सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल। तो ये सब आप पढ़ सकते हो ना। मतलब जो बेसिकली समृद्धि केंद्र बनाए जाएंगे ये इन सारी चीजों को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आके रूरल पीपल जो है वो इन सारे सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं और इनको सिखाया जाएगा ये सब चीजें, ताकि जो आपका डिजिटल डिवाइड है वो कम हो पाए। तो देखो इस टाइप की जो इनोवेटिव चीजें होती है ना, ये आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। अब मान के चलो आप पेपर 2 दे रहे हो, तो पेपर 2 में आपके बहुत बार डिजिटल इंडिया से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी आपके रैपिडली इमर्ज हो रही है, तो वहां पे आप ये सब एग्जाम्पल कोट करो ना, तो आपको डिफरेंस आप मतलब आपके और दूसरे एस्पिरेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो समृद्धि ग्राम फिजिटल सर्विसेज ये आप एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल इंडिया का जब भी टॉपिक आ रहा है तो बहुत एक अच्छा स्टेप है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन रूरल इंडिया। समझ है। मिनिस्ट्री याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर देखो आगे, इन सतलज कंप्लीट्स हाइड्रोग्राफिक सर्वे एट मॉरिशियस। तो INS जो सतलज है इसने आपके मॉरिशियस के साथ मिलकर एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट कराया है। हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है वो किस लिए कंडक्ट कराया जाता है, टू प्रिपेयर मरीन चार्टिंग, कोस्टल रेगुलेशन के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्लानिंग के लिए आपके बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। तो पूछ लेंगे कि जो INS सतलज है इसने किसके साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंप्लीट किया, तो मॉरिशियस के साथ मिलकर, ठीक है। और ये बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट था ये आपका 18 ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक मिशन था बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस। और उसके बाद इसका जो मेन गोल होता है वो है ब्लू इकोनॉमी, है ना, मतलब ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। तो एक तो आपको INS सतलज पूछ लेंगे। तो INS सतलज जो है आपका ये सर्वे वेसल है, ठीक है, मॉडर्न हाइड्रोग्राफिक टेक्निक जो कि यूज करता है, यहाँ पे दिया भी हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो इसको किसने मैन्युफैक्चर किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। तो बहुत बार आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं लाइक INS सतलज इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये क्या है आपका बेसिकली स्पेशलाइज्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल
कब इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में? 1993 में। और किसने डेवलप किया है? आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, इतना भी इन्फॉर्मेशन याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी इस न्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिया। यहाँ पे देखो महासागर भी दे रखा है, तो महासागर जब भी ओशन से रिलेटेड बात हो, ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो, तो आप महासागर यूज कर सकते हो। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। फिर देखो आगे, इंडियन नेवी सेट टू कमीशन इक्षक द थर्ड सर्वे वेसल। फिर से आपका नया वेसल लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये आपका थर्ड सर्वे वेसल है। तो बेसिकली जो इक्षक है ना, ये किस क्लास का वेसल है? आपके संधायक क्लास का वेसल है, संधायक क्लास। ठीक है, संधायक क्लास का ये थर्ड वेसल है। तो इस संधायक क्लास में कौन कौन से वेसल है? पहला तो आपका आईएनएस संधायक ही है। ठीक है, लिख लेना ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको गिवन नहीं होगा। आईएनएस संधायक इसका पहला हो गया, इस क्लास का जो वेसल है। फिर आपका आईएनएस निर्देशक हो गया, आईएनएस निर्देशक। फिर उसके बाद आपका आईएनएस जो आपका इक्षक हो गया। ठीक है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो इसका काम क्या होगा? बेसिकली सर्वे करना, नाम से ही पता लग रहा है आपको। अब यहीं पे आपको साथ के साथ ये भी रिलेट कर लेना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ये अब आपको एक्टिव रिकॉलिंग करना, मैं नहीं बताऊंगा कि जो इंडिया का सपोर्ट डाइविंग वेसल कौन सा है। अभी जो इंडियन नेवी ने रिसेंटली आपके कमीशन किया सपोर्ट डाइविंग वेसल। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे मेरे को बताओगे आप। फिर उसके बाद मेरे को आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम बताओगे कि कौन से रिसेंटली इंडियन नेवी ने एसडब्ल्यू की आपकी शिप कमीशन की है, इंडक्ट की है इंडियन नेवी में। तो ये सब आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करना है और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंप लगा के बता देना। बाकी यहाँ पे आप देख लो कि जो ये आपका सर्वे वेसल है उसका बताया कि किसने इसको मिलकर डेवलप किया। तो जो संधायक क्लास की शिप है ना, ये सारे जो सर्वे वेसल्स है, इसको आपके जीआरएसी कोलकाता ने डेवलप किया। ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो जो हमारे नेवी के चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सर, ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। कहां पे? कोची बेस में, राइट। तो बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। और इसका जो यूज होगा वो क्या होगा? डुअल रोल कैपेबिलिटी सर्विंग एज एचएडीआर एक्सरसाइज। जो एचएडीआर होता है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जो आपका ऑपरेशंस होता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाएगा। और इसको एज अ हॉस्पिटल शिप भी यूज किया जाएगा। समझ आ रहा है? उसका देखो, इंडियन नेवी टू कमीशन इक्षक चार्टिंग अ न्यू कोर्स इन इंडिजिनस हाइड्रोग्राफिक एक्सीलेंस। तो देखो सेम न्यूज आपके, ठीक है, इसको इक्विप किया गया आपके बहुत आपके स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से, लाइक हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम इको साउंडर, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल एंड 4 सर्वे मोटर बोर्ड्स। समझ आ रहा है? तो यहां से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लेना। फिर देखो आगे, इंडियन आर्मी कमेमोरेट्स इन्फेंट्री डे 79th शौर्य दिवस। तो आपको पता है कि इंडियन आर्मी में ना बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे इन्फेंट्री होती है, ठीक है, फिर आपकी आर्मर्ड होती है, आर्मर्ड ब्रांच। उसके बाद आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, जिसमें आपके सिग्नल्स आते हैं, ईएमई आते हैं, ठीक है, ये सब रेजिमेंट का नाम बता रहा हूं आपको। वैसे इन्फेंट्री में आपके मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, इस टाइप के जो भी रेजिमेंट आते हैं इन्फेंट्री में आते हैं। तो इन लोगों को मतलब बोलते हैं ना, इनको सम्मान देने के लिए हमने 79 शौर्य दिवस मनाया। इसमें आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सब आपके पार्टिसिपेट किए। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, जो आपके वॉर वेटरन्स थे उनको भी बुलाया गया, इन्वाइट किया गया उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो जैसे मेजर आशीष सोनाल, जिनको वीर चक्र मिला था, और ये आपके ऑपरेशन पवन के दौरान इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑपरेशन पवन के वॉर वेटरन है। वैसे सूबेदार मेजर एंड ऑनरेरी कैप्टन कुंवर सिंह, जिनको वीर चक्र मिला था, ये बेसिकली ऑपरेशन मेघदूत के समय में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, तो ये उस टाइम के वॉर वेटरन है। और लांस नायक अमृतसर और वीर चक्र, इनको भी वीर चक्र मिला था ड्यूरिंग दी ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस लिली के लिए इनको वीर चक्र मिला था। तो ये सारे क्या आपके लिविंग लेजेंड है। तो अभी मैं हीरो के नाम पूछूंगा तो आप लोग तुरंत एक्टर के नाम बताने लगोगे, लेकिन जो असली हीरो है हमारे देश के वो कौन है? ये लोग हैं, ठीक है। तो इन सब का आपको नाम एज इट इज पता होना चाहिए। जैसे मैं भी अभी रिसेंटली यूएसआई में गया था, जो आपका मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कंडक्ट कराया गया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन में। तो वहां पे मैंने भी जो 1965 वॉर के वॉर वेटरन्स थे उनसे मिला, ठीक है। उसके बाद जैसे जो आपके अभी लिविंग लेजेंड जो है हमारे एयर मार्शल वीके वाटिया सर, ठीक है, उनसे मिला। ब्रिगेडियर शमशेर सिंह सर, जो 1965 वॉर के वेटरन है ना, हीरो है, उनसे मैं मिला। तो यार इन लोग से मिलके ना एकदम अलग अलग जोश रहता है। जब सर से मैंने पूछा कि सर अभी आप इस एज में भी इतने फिट कैसे हैं, हेल्दी कैसे, तो बोलते हैं कि आई एम स्टिल अ सोल्जर, आई एम स्टिल यंग, है ना। तो इसलिए इस टाइप के आपको इवेंट अटेंड करने चाहिए, और ये है हमारे देश के रियल हीरो, इनको आपको मिलना चाहिए, इनसे एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। तो वैसे ये सारे जो आपके वॉर वेटरन्स थे इनको इन्वाइट किया गया था टू कमेमोरेट इन्फेंट्री डे 79 शौर्य दिवस। समझ आया?
उसके बाद देखो यहाँ पे जो मेंशन है ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस लिली, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सब ऑपरेशन से भी आपने देख लिया है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ऑपरेशन मेघदूत था, ये आपके कब किया गया था? 1984 में, ठीक है। तो जब आपके पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पे इसको कब्जाने के लिए जब वो एंटर करने का कोशिश कर रहे थे, राइट, तो उस टाइम जो हमारी इंडियन आर्मी है इनको एयरलिफ्ट किया गया विद द सपोर्ट ऑफ एयरफोर्स। तो इस टाइम पे आपके एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था, लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल चिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन एंड मेजर जनरल शिव शर्मा सर। इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्टेड ट्रूप्स टू कैप्चर की पासेस लाइक सियाला हो गया, बिला फॉर्मूला हो गया, इंश्योरिंग कंट्रोल ओवर द ग्लेशियर। तो जो सियाचिन है आपके पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, और आज के डेट में हमारे मतलब इस पे कंट्रोल किसका है? हमारा है, ठीक है। और सियाचिन जो है आपका किससे घिरा हुआ है? जैसे जो सक्शगाम वैली है उससे घिरा हुआ है, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान इसके वेस्ट में है, और आपके काराकोरम पास इसके ईस्ट में, राइट। तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ये पीओके में है। सक्शगाम वैली ये भी पीओके के पास था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने बड़े भैया चाइना को दे दिया, समझ आया। तो इस इतने टफ एक्सट्रीम टेरेन में, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस थी इन्होंने विजय पाई, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के जो ऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डेट हमेशा याद रखा करो 1984, ठीक है। इसमें कौन कौन लेड लिए थे, हालांकि आप चाहो तो इससे इस पे आपकी बुक भी है, वो बुक भी आप जाके पढ़ सकते हो ऑपरेशन मेघदूत पे, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए एनफ है। उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस लिली, तो ये भी आपके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराया गया था ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो ऑपरेशन कैक्टस लिली था इसको जो लीड कर रहे थे, कौन कर रहे थे? मेजर जनरल सागात सिंह सर, राइट। और इन्होंने क्या किया था कि जो इस ऑपरेशन में बेसिकली जो इंडियन ट्रूप्स थे इनको लिफ्ट किया गया था ओवर द मेघना रिवर टू डिफेंड पाकिस्तानी पोजीशन एट अशुगंज एंड वायराब बाजार। और उसके बाद इन्होंने बोल्ड मैनूवर किया, और जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है इनको जो बांग्लादेश वाला रीजन है जो कि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के रीजन में था उसमें एंटर करा दिया है ना, एडवांस स्विफ्टली टुवर्ड ढाका। और इसके वजह से जो पाकिस्तानी आर्मी है पूरी तरीके से घिर गई और उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया। तो इमेज तो आप देखे ही हो गए है ना, फेमस इमेज है जो। सो मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव ऑफ द 1970 वॉर। तो ये ऑपरेशन कैक्टस लिली किससे रिलेटेड है? 1970 वॉर से रिलेटेड है, 1971 वॉर। उसके बाद ऑपरेशन पवन, तो ऑपरेशन पवन किस दौरान कराया गया? आपके जब आपका जो एलटीटी था, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल थे राजीव गांधी सर का एसिनेशन के लिए, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। तो ये बेसिकली आपके श्रीलंका से ऑपरेट करते थे, तो इनको आपके एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन पवन लॉन्च किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा, राइट। सो इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1987 बाय द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस टू कैप्चर जाफना फ्रॉम द एलटीटीई एंड इन्फोर्स देयर डिसआर्मामेंट अंडर द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइंड ऑन जुलाई 29, 1987। समझ आया। हालांकि इस जो एक्साइज में जो वहां के लोकल्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है इन्होंने बोलते हैं ना डेमोन्स्ट्रेट किया वेलर को। फिर देखो आगे, द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 कंक्लूड्स इन न्यू दिल्ली। तो जो आईपीआरडी ये भी आपके रिसेंटली कंक्लूड हुआ, इसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इस टाइप के इवेंट में आप भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत अच्छा इवेंट होता है ये। इंडियन नेवी आपके लगभग हर साल कंडक्ट कराती है, और यहाँ पे जितने भी आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, फॉर्मर जो चीफ्स होते हैं इंडियन नेवी के, जैसे जो आपके एडमिरल करमबीर सर थे वो भी आए थे, ठीक है, उनसे भी मिला मैं। तो ये सारे जो आपके डिग्निटरी ऑफिसर्स होते हैं ये यहाँ पे आते हैं, और आपके और भी जो फॉरेन के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है, और यहाँ पे आपके व्यूज एक्सचेंज होते हैं, और जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है उससे रिलेटेड बातें होती हैं। जैसे आपको पता है कि आपके नए नए थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं, खासकर जो आपके ओशन रूट के थ्रू तो बहुत सारे थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं, तो उसको कैसे डील किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए विथ लेस कैजुअलिटी या मिनिमम कैजुअलिटीज, राइट। तो इन सब जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होती है। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? दिल्ली में कंडक्ट कराया गया, ये याद रखना। किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया? इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया गया। और इसका थीम क्या है आपका? प्रोमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। तो थीम याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, समझ आए। बाकी ये सब कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब कौन कौन आए थे, जैसे संजीव सन्याल सर भी आए थे जो कि मेंबर ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने ब्लू इकोनॉमी पे बात की, जो अभी इंडिया ने, जैसे इंडिया बहुत सारी चीजों में अभी लैग कर रहा है मैरीटाइम सेक्टर में। जैसे हमारे पास अब तक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, हालांकि अभी इसी साल विजिंगम पोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, तो हमारे पास इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आया, तो इसमें हम लैग कर रहे थे। मतलब अभी भी हमारे पास बहुत एडवांस ग्लोबल स्टैंडर्ड के पोर्ट नहीं है जो कि बड़े बड़े कार्गो को हैंडल कर सके। उसके बाद हमारे पास जो बोलते हैं ना इनलैंड नेविगेशन हमारा अभी उतना डेवलप नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ठीक है। उसका शिप बिल्डिंग में भी हम बहुत ज्यादा आगे नहीं है, जो शिप बिल्डिंग है इंडस्ट्री।
हाँ, शिप मैंटलिंग जो है अलांग में, उसमें हम आगे हैं। शिप डिसमेंटलिंग इंडस्ट्री है, लेकिन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अभी भी हम पीछे। तो इस टाइप से अभी बहुत सारे हमें सेक्टर, बहुत सारे एरिया में काम करने की जरूरत है इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। समझ आए? फिर देखो आगे, प्रोजेक्ट अरुणानक मार्क्स 18th रेजिंग डे, सेलिब्रेट 17 इयर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो प्रोजेक्ट अरुणानक है, यह बेसिकली आपका बीआरओ का प्रोजेक्ट है इन अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बहुत सारे ब्रिज, आपके रोड्स और टनल्स कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, तो इसी का 18 रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। अब यहाँ पे जो मैं देखना चाहता हूँ, किसको पता है बीआरओ का, आप मेरे को थीम कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ। ये मैंने पहले ही बता रखा है, तो कौन वीर है जो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकता है, टाइम स्टैंप लगाना और बीआरओ का थीम बता, सॉरी थीम बोल रहा हूं मैं, मोटो बता देना, सॉरी मोटो, राइट। कमेंट सेक्शन में टाइप करके मेरे को बता देना, एक्टिव रिकॉल करके। सो प्रोजेक्ट अरुणानक ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मार्क इट्स 18 रेजिंग डे ऑन फ्राइडे एट नाहर लागून। Project Arnanak has constructed and maintained more than 696 kilometer of roads and 1.18 kilometer of major bridges. तो इसी को बेसिकली इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो बीआरओ ने था, उसने मोटर लेवल एक्सपेडिशन लॉन्च किया। और इसका जो रूट था वो क्या क्या था, नाहर लुगन, जोरम तोप, संग्राम, जीरो नाहरगुन रूट टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड कनेक्टिवली अवेयरनेस। फिर देखो आगे, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेशन इन 22nd एशियन इंडियन समिट इन कुआलालंपुर। तो प्राइम मिनिस्टर जी पहले तो फिजिकली विजिट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद वहां पे नहीं किए, वो वर्चुअली क्या बोले मतलब अटेंड किए एशियान समिट को। ठीक है, अब ये न्यूज ठीक है, कहां पे हुआ, कुआलालंपुर में हुआ, वेन्यू इंपॉर्टेंट आपके लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एशियान के पीछे का जो भी जो स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट तिमोर फॉर्मली एडमिटेड, मतलब जो एशियान में एशियान का पार्ट बन गया ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर, तो पहले एशियान में कितने कंट्री थे, 10 थे, अब टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो एक तो फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो थीम था वो क्या था, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। और ये सारे कुछ अनाउंसमेंट हुए जो पीएम द्वारा किए गए, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, होल्डिंग द ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल एट लोथल गुजरात एंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो पूछ लेंगे कि ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल कहां पे कंडक्ट कराया गया था, तो वो है लोथल गुजरात में। समझ आए? तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग द एशियन समिट। उसका देख लो यहाँ पे एशियन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है अब हमने यहाँ पे दे दिया है। समझ आ रहा है? तो हमने ये थोड़ा बदलाव किया है, जो भी स्टैटिक चीजें हम साथ के साथ यहाँ पे दे दे रहे हैं, ताकि जब आपको ये पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो आप साथ के साथ चीजें रीड कर लो। तो एशियान कब स्टैब्लिश हुआ था, 1967 में, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, इस साल के सिविल सर्विसेज में भी आया था और भी अलग अलग एग्जामिनेशन में आया था स्टेट पीसीएस के। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1967 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। एक तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एशियान डे कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और जो इसकी चेयरमैनशिप होती है ये एनुअली रोटेट करती है। इसका जो सेक्रेटरीट है कहाँ पे, इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में, राइट। और इसका एम क्या है, मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। जो मेंबर है इसके टोटल वो कौन से आपके, ये 10 मेंबर है, और अभी लेटेस्ट में कौन सा जुड़ गया, ईस्ट तैमूर, राइट। प्रिंसिपल यहाँ पे देख लो आप, और की एग्रीमेंट एंड फोरम क्या क्या है ये आप यहाँ पे रीड कर लेना। तो अब ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, जब आपको शेयर किया जाएगा ये पीडीएफ तो आप वहां से ये रीड कर लेना। तो न्यूज आपके इतना ही रहता है, लेकिन इसके पीछे का जब स्टैटिक पढ़ लेते हो ना, तब जाके आपका होलिस्टिक न्यूज का कवरेज होता है। फिर देखो आगे, इंडिया एंड चाइना एग्री टू मेंटेन एलएसी स्टेबिलिटी कंटिन्यू बॉर्डर मैकेनिज्म। तो इंडिया और चाइना के बीच में आपके डायलॉग चल रहा है, ठीक है, टॉक्स चल रही है टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस एलएसी रीजन, राइट। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वो है आपके इस टाइप के लाइन, यहां से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों को आज भी कंफ्यूजन है, मैकडोनल्ड लाइन और मैकमोहन लाइन। ये हालांकि दोनों इंडिया और चाइना का ही बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन जो मैकडोनल्ड लाइन है ये आपके वेस्टर्न सेक्टर में बॉर्डर बनाती है, और जो मैकमोहन लाइन है ये आपके अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। समझ आ रहा है? तो देखो हम चाइना के साथ बॉर्डर वेस्टर्न सेक्टर में शेयर करते हैं लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, और ईस्टर्न सेक्टर में भी बॉर्डर शेयर करते हैं थ्रू अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से डायरेक्टली नहीं, भूटान के थ्रू, राइट। अब देखो जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो जो पहला जॉनसन लाइन है ये प्रपोज किया गया था 1865 में, और इट शोज अक्साई चीन एज अ पार्ट ऑफ अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर नाउ लद्दाख। तो ये जो लाइन है बेसिकली अक्साई चीन हमारा ही पार्ट शो करता है। शो क्या करता है, अक्साई चीन हमारा ही पार्ट है, ठीक है, जबरदस्ती चाइना द्वारा लिया गया है। फिर आपका मैकडोनल्ड लाइन है, तो ये डिफरेंस है। सो इंडिया कंसीडर जॉनसन लाइन एज द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वेयर चाइना क्लेम्स मैकडोनल्ड लाइन। समझ आया? उसके बाद
LAC जो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। ये आपका काइंड ऑफ एक नोशनल डिमार्केशन है जो कि सेपरेट करता है इंडिया कंट्रोल टेरिटरी को फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी इन द वेस्टर्न सेक्टर, राइट। और मैकमोहन लाइन आपके कहां पे है? इंडिया चाइना रीजन इन अरुणाचल रीजन, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन 1914। तो ये सब लाइन से ना क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार रेट कर रहा हूं, ये याद कर लेना। तो जो स्टैटिक है ये इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से भी ज्यादा। फिर देख लो आगे, स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज सेट टू लॉन्च कोयल शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो जैसे कि हर फील्ड में आपके डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वैसे ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने भी कोयल शक्ति लॉन्च किया है। ये बेसिकली आपका एक पोर्टल है जहां पे आपके जो भी कोल एनालिटिक्स है उसके लिए डैशबोर्ड बनाया गया है। तो क्या क्या रहेगा कोयला शक्ति में, तो ये देख लो आप। तो इस टाइप का डैशबोर्ड रहेगा जिसमें आपके बेसिकली ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, लाइक कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, स्टेट डिपार्टमेंट्स, पावर जनरेशन कंपनीज एंड पोर्ट अथॉरिटीज। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा? टू प्रोवाइड जो भी आपका कोल रिलेटेड डेटा है, माइंस रिलेटेड डेटा है, ठीक है, उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो ये चीज अब आपके रीड करने के लिए, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कोयला शक्ति का। समझ आए? मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। और वैसे भी कोयला किसको बोलते हैं? हम कोल को ही बोलते हैं हिंदी में, तो इससे भी आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। फिर देखो आगे, नेशन वाइड लॉन्च ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव ऑन 30 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। तो आपने यूथ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपके मॉडल यूथ ग्राम सभा लॉन्च किया गया है टू प्रोमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी अमंग यूथ, ठीक है। तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया के लिए, है ना, टू सेटअप डेमोक्रेसी इन इंडिया, टू प्रिवेल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इसीलिए इसका जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो यूथ है उनके बीच में अवेयरनेस फैले जो ग्राम सभा से रिलेटेड, कि ग्राम सभा का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, कैसे इंश्योर करती है, कैसे स्ट्रेंथन करती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स है उसको घर घर तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉन्च कराया गया, किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये आपको पता होना चाहिए। और किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन करके। सो the model youth gram sabha is a pioneering initiative to strengthen jan bhagidari and promote participatory local governance by engaging student in simulated gram sabha session। तो बेसिकली एक ग्राम सभा सेशन बनाया जाएगा, मतलब एकदम सिमुलेट किया जाएगा, जैसे आपका ओरिजिनल ग्राम सभा होता है उसको सिमुलेट करके इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा, है ना, कि कैसे जन भागीदारी होता है। और इसको अलाइन किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। तो यहाँ पे आपके डिटेल दे रखा है मॉडल यूथ ग्राम सभा का, ये आप रीड कर लेना। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर आपका आता है हाउ क्लाउड सीडिंग वर्क्स एंड द आइडिया बिहाइंड कॉम्बैटिंग एयर पोल्यूशन विथ इट। तो जो क्लाउड सीडिंग से आपको पता है 2025 सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, लाइक आपका सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीपीएफ में भी कभी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप देखो जो क्लाउड सीडिंग अभी दिल्ली में कराया गया था ना लास्ट मंथ, वो आपका बेसिकली फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि देखो यार क्लाउड सीडिंग आप कहीं पे भी नहीं करा सकते हो। क्लाउड सीडिंग के लिए ना आपका एक नेसेसरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रेटर देन 50% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है, उसका प्रेजेंस ऑफ क्लाउड भी तो होना चाहिए। ठीक है, आप आर्टिफिशियल क्लाउड बना रहे हो लेकिन आपका ओरिजिनल क्लाउड भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका स्टेबल रीजन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया हैं जो कि क्लाउड सीडिंग को फैसिलिटेट करती है। लेकिन बिना इसका एनालिसिस किए, बिना पहले आपको बोलते हैं ना सर्वे किए, दिल्ली गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कराया और ये फेल हो गया, राइट। तो बहुत आलोचना भी हुई थी इसकी। सो गवर्नमेंट में अटेम्प्ट क्लाउड सीडिंग टुडे, ये आपका उस टाइम का न्यूज है इसलिए ये लिख रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना कि क्लाउड सीडिंग के बारे में यहाँ पे बेसिक डिटेल तो दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो BS6 के तहत जो व्हीकल आती है उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। मतलब जो आपके भारत स्टैंडर्ड 6 नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही हैं व्हीकल्स, उनके लिए बैन हो जाएगा दिल्ली में आना, ठीक है, एंटर करना। अब भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या होता है ये इन्वायरमेंट में आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट का अगर आप फाउंडेशन वगैरह में इनरोल हो तो वहां पे आप पढ़ लोगे, ठीक है। नहीं इनरोल हो तो भारत स्टैंडर्ड एक बार पढ़ लेना, तब आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपका बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करना होता है और ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। तो जो भी आपके व्हीकल भारत स्टैंडर्ड 6 नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है उसके लिए एंट्री पे बैन लग गया। तो एक न्यूज तो ये याद रख लेना। दूसरा चीज, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? तो क्लाउड सीडिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन मैंने बता दिया। इससे हम बेसिकली आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, क्योंकि पता है आपको दिल्ली हर साल विंटर के टाइम पे पॉल्यूशन से मतलब पॉल्यूशन फेस करता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करता है। तो इसमें कौन कौन से केमिकल हम यूज करते हैं? एक तो होता है सिल्वर आयोडाइड,
दूसरा पोटेशियम आयोडाइड और तीसरा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनका नाम याद कर लेना क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिसेंटली पूछा जा चुका है। कैसे काम करता है, तो इसको बेसिकली जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे स्प्रिंकल किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो आपके केमिकल्स होते हैं ना, ये आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, क्योंकि बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए होते हैं एटमॉस्फेयर में टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इन्हीं के अराउंड क्या होता है, कंडेंसेशन अकर होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये भी आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, जो कि जनरली डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है आपका, इंक्रीज रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्राउट मिटिगेशन, एग्रीकल्चर सपोर्ट, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, हिल सपरेशन, फॉग डिसिपेशन। तो ये सारे क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, रेनफॉल होगा तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपके नीचे सेटल हो जाएंगे। फिर कहीं पे अगर ड्रॉट है तो वहां के लिए बेनिफिशियल है। वाइल्ड लाइफ, अगर कहीं पे वाइल्ड फायर लग गया तो उसको वाइल्ड फायर को बुझाने के लिए आपके ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। हिल सपरेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। ऐसे आपके मल्टीपल चीजों में इसका एडवांटेज है, समझ आया। लेकिन इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, तो देखो क्योंकि हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो ये केमिकल तो जमीन पे आएंगे ना, और ये फिर क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन करते हैं और अलग तरीके के और प्रॉब्लम्स अराइज कर देते हैं। सो वेरिएबल इफेक्टिवनेस, एक तो पहला चैलेंज ये हो गया। दूसरा चीज कि इतना आसान भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग आप करा रहे हो तो सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी हमने देखा दिल्ली में जब कंडक्ट हुआ तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। वैसे ही आपका इसका कॉस्टिंग बहुत हाई होता है क्योंकि हम इसमें एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो अब मान चलो हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया, करोड़ों में पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या फायदा, है ना। तो काइंड ऑफ आपका टैक्स पेयर मनी वेस्ट हुआ। तो इस टाइप से रिलेटेड इसमें चैलेंजेस भी है। सो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 2 वीक का न्यूज कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोग लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों को अप्रोच पता लगा होगा कि अगर आप खुद से भी न्यूज पढ़ते हो ना डेली बेसिस पे, तो आपको कैसे पढ़ना है। हालांकि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत नहीं है, आप वीकली वाला भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, मंथली का भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर मान चलो किसने वीकली छोड़ दिया, अगर वीकली में वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो अगर वो मंथली भी देखेगा तो उसका मोटा मोटी काम हो जाएगा। मतलब जो 70% चीजें तो कवर हो ही जाएंगी, 70 to 80% जो हम वीकली में कवर करा रहे हैं। तो जिसको पूरा करंट अफेयर डिलीजेंटली कवर करना है, वीकली देख लो आप। जिसके पास कम समय है, मंथली देख लो, उससे भी काम हो जाना है, ठीक है। और जिसके पास एकदम ही समय नहीं है तो आप एग्जाम मत दो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।